हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोगों को एजुकेशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना, किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाता है बुक्स और ई बुक्स, जहां पे आपके लिए बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट जो है क्लासेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। साथ में हम अलग अलग टाइप की बुक्स आपको ऑफर करते हैं, जैसे कि थ्योरी बुक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक्स, सैंपल पेपर्स की बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। अगर आप इन बुक्स को अवेल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे एक फॉर्म की लिंक है, उसको क्लिक करें, अपने डिटेल्स को फिल इन करें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, और कंटेंट वाइज बुक कमाल की है, तो उसमें आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए। बाकी आते हैं अपन आज के सेशन पे। तो भाई आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है क्लास 11th के मैथ्स पे होगी। याद होगा आपको जो लास्ट वीडियो थी क्लास 11th के मैथ्स पे, वहां पे हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हल किए थे कॉम्बिनेशंस पे, और मैंने उसको पार्ट 1 नाम दिया था, क्योंकि वहां पे कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए थे। कुछ ही का मतलब ऑलमोस्ट अपन ने 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि बढ़िया क्वेश्चन थे। और मैंने कहा था कि भाई क्वेश्चंस तो अभी बच जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कॉम्बिनेशन का ये पार्ट 2 है। तो यहां पे कुछ और बढ़िया से सवाल कॉम्बिनेशन के अपन डिस्कस करेंगे जो कि बच गए थे। ठीक है, क्लियर है सेशन का टारगेट? कोई इशू तो नहीं इसमें? बढ़िया। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर अभी तक क्लास 11th के मैथ्स के वीडियोस आपने मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे देखना स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करो और आपके सामने पूरी क्लास 11th के मैथ्स के वीडियोज आ जाएंगे। फिर जो भी वीडियो आपको देखनी है, सीक्वेंशियल वीडियोज आएंगे, वो आप देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मैं आपको 100% प्रोवाइड करता हूं। चलिए अब बिना देरी के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और पहले सवाल पे हम आ जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे पहले सवाल को। पर सवाल पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया वापस से मैं आपको कॉम्बिनेशन का दे देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आप भूल गए होंगे कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। भूल जाते हैं हम, तो हल्का सा ब्रीफ में आपको मैं कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों देखिएगा बोर्ड पे। भाई जब भी मैंने आपको बोला है कि जब भी कॉम्बिनेशन शब्द का इस्तेमाल हो, जब भी कॉम्बिनेशन शब्द का इस्तेमाल हो, तो आपके दिमाग में एक ही शब्द बार बार आना चाहिए, और वो शब्द है सिलेक्शन। कौन सा शब्द है भाई? वो शब्द है सिलेक्शन। जब भी किसी ने बोला कॉम्बिनेशन तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? सिलेक्शन। मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है आपके पास? मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें से आप r ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आप R ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हैं। कॉम्बिनेशन बोले तो सिलेक्शन बताना चाहते हैं। R ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हैं या R ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो पहले तो इस सिचुएशन को समझें कि भाई हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम कितने ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं? R ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो सर ने फॉर्मूला सिखाया था हमें NCR। कौन सा फॉर्मूला सिखाया था? सर ने इसका एक्सपांशन भी हमें सिखाया था कि ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये सारी चीजें तो आपको ध्यान होंगी ही। साथ में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 10C2 आपको सॉल्व करना है, तो मैंने बोला था कि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये वाला कि भाई आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें, डायरेक्ट सॉल्व कर ले, और अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया था। पैटर्न कुछ ऐसे सिखाया था कि जो नंबर नीचे हैं, जैसे कि नंबर नीचे कौन सा है? 2, तो पहले उसका क्या कर दें? पहले आप उसका फैक्टोरियल निकाल लें। फिर क्या करें? फिर 10 को 2 बार रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। 10 को 2 बार रिवर्स में जाए, यानी कि शुरुआत होगी 10 से, फिर कौन आएगा? फिर 9 आएगा। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको सिखा चुका हूं पहले कई बार, फिर भी मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि वीडियो में कहीं भी आपको किसी कैलकुलेशन में इशू ना हो। इसके साथ ही एक और चीज आपको मैंने बोली थी कि जब भी आपके पास NCR मिले,
इस NCR को एक और तरीके से आप देख सकते हैं और इसको हम लिखते हैं NCN-R, ठीक है, यानी कि जो नीचे वाली चीज है आप उसको चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज करेंगे, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को जब घटा सकते हैं तो आप इस तरीके से एक प्रॉपर्टी भी मैंने आपको सिखाई थी, याद रखिएगा उस चीज को। इसका एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए 10C9 है तो 10C9 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोटा करिए। भैया नीचे वाला जो नंबर है जितना छोटा होगा उतना आसान होता है अपना सोल्यूशन। तो अगर 10C9 है तो मैं उसको लिख सकता हूं 10C, ऊपर में से नीचे वाले को घटा दो तो भाई 10 में से 9 को घटा दो, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको 10C1 मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चों कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन में, और फॉर्मूले ये सारी बातें होती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अगर ये सारी चीजें बच्चों ध्यान हो गई अपने दिमाग में तो हम डायरेक्ट कुछ सवालों पे आते हैं। और ये पहला सवाल है, वी विश टू सेलेक्ट 6 पर्सन फ्रॉम 8 बट इफ द पर्सन ए इज चोजन। ध्यान से सुनिएगा भाई, हमें बोला गया है कि हमें 6 पर्संस को चुनना है। कितने में से चुनना है, तो 8 लोगों में से चुनना है। तो हमारे पास 8 लोग हैं और उनमें से हमें कितने को चुनना है, हमें 6 पर्संस को चुनना है, उन्हें हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाने हैं। आगे, इफ पर्सन ए इज चोजन, अब ये जो 8 पर्सन है, इन 8 पर्सन में से एक बंदा है ए, ठीक है। अगर आप ए को चूज करते हैं देन बी मस्ट बी चूजन। तो अगली लाइन ये है कि भाई आपके पास 8 बंदे थे, इन 8 बंदों में से आपको 6 बंदों को चुनना है। इन 8 बंदों में से एक बंदे का नाम ए और दूसरे बंदे का नाम था बी। अगर आप इन 8 बंदों में से ए को चूज करते हैं तो कंडीशन है कि अगर तुमने ए को चूज किया तो बी को भी चूज करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 8 बंदे हैं, उसमें से एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है। कंडीशन ये है कि अगर आपने ए को चूज किया तो बी को भी सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। वहां पे कोई भी मतलब आप छोड़ नहीं सकते बी को। ए को सेलेक्ट किया तो बी को भी सेलेक्ट करो। आगे की लाइन, इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शंस बी मेड। तो आपसे सवाल पूछा गया है भाई कितने तरीकों से सिलेक्शंस बनाए जाएं। सर अभी भी आपके समझाने से हमको सवाल उतना अच्छे से समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से इस सवाल की बारीक बातें आप हमें समझाएं। तो देखिएगा, इधर देखिए, बोर्ड पे फोकस करिए बच्चों। हमें करने हैं सिलेक्शंस, पर ये सिलेक्शंस है कंडीशंस के साथ, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम। तो हमारे पास शुरुआत में बच्चों कितने लोग हैं, तो सर आप बोलेंगे सर हमारे पास शुरुआत में 8 पर्सन है, 8 लोग हैं। इन 8 लोगों में से 2 बंदों का हमें नाम मालूम है, एक बंदे का नाम ए है और दूसरे बंदे का नाम बी है। और ऐसे ही जो है हमारे पास टोटल 6 और बंदे हैं। अरे देखो ना, ये 2 हो गए तो टोटल कितने और होंगे, टोटल 6 पर्सन और होंगे पीछे। हमको उनका नाम नहीं मालूम, लेना देना हमको नहीं है। अब सुनिए, यहां पे कंडीशन है, हमें तो पहले ये 8% में से कितने पर्सन को चुनना है, हमें 6 पर्सन को चुनना है। ये हमें करना है सिलेक्शन, ये हमें करना है कॉम्बिनेशन, ठीक है। 6 बंदों का हमें क्या करना है, हमें 6 बंदों का सिलेक्शन करना है, कर लेंगे। पर सर कंडीशन है, कंडीशन ये है कि सर अगर आप इन 6 पर्सन में से अगर ए को चुनते हैं तो ए के साथ और कौन आएगा, बी आएगा। मतलब ये दोनों जो जोड़ी है ये हमेशा सलामत रहेगी, ये जोड़ी टूटेगी नहीं। अगर ए चुना तो बी को भी चुनना कंपलसरी है, ठीक है। और यहीं पे दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये होगा, यहां पे आपने ए को चूज किया, यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने ए को चूज किया तो बी को भी चूज करना पड़ेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा भाई, दूसरा कंडीशन ये होगा कि आप ए को चूज ना करें, आप ए को चूज ना करें, यह आपका दूसरा कंडीशन होगा। अब बात यह आती है कि सर जब हमने ए को चूज किया तब बी को तो चूज करना ही पड़ेगा। अगर हमने ए को चूज नहीं किया तो क्या हमें बी को चूज नहीं करना है? ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि कंफ्यूजन यही हो जाता है कि सर ए को चूज किया तो बी को भी चूज करना पड़ेगा। तो सर अगर ए को चूज नहीं किया तो क्या बी को भी चूज नहीं करेंगे? ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो सिर्फ इस कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है कि भाई ए को चूज किया तो बी को भी चूज करना पड़ेगा, अगर ए को चूज नहीं किया तो बी को चूज करना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो पहले तो ये कंफ्यूजन हटाइए, वरना लोग ये कंफ्यूजन दिमाग में बिठा लेते हैं, अच्छा ए को चूज किया तो बी को चूज करना पड़ा, अगर ए को चूज नहीं करेंगे तो बी को चूज करना नहीं पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए अब सुनिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ता है, यहां पे 2 सिनेरियोज बनानी पड़ती हैं, 2 केसेस बनाने पड़ते हैं। मैं आपको दोनों केसेस बताता हूं। सबसे पहला आएगा बच्चों केस नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा।
केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ऐसे अपन सवाल को सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 में हम ये बोलेंगे कि मान लो हमने ए को चूज किया। हम क्या बोलेंगे केस नंबर 1 में कि मान लो हमने ए को क्या कर दिया, चूज कर दिया। ऐसा अपन मान ही लेते हैं कि यार ए पे ही सारी बातें टिकी हैं, तो ऐसा कर लो ना, ए को चूज करके तो तुम रख ही लो। तो तुमने ए को क्या कर लिया, चूज करके अपने पास रख लिया। लेकिन जैसे ही तुमने ए को चूज किया तो उसके साथ और कौन आ गया, सर उसके साथ तो बी भी आ गया। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आपने ए को चूज किया उसके साथ और कौन आ गया, उसके साथ बी आ गया। ये कैसे मालूम, तो जोड़ी सलामत रहे, बता चुका हूं। तो सुनना आप कहानी, अब कहानी ध्यान से सुनना भैया। शुरुआत में आपके पास 8% थे, शुरुआत में आपके पास 8% थे, उसमें से चूज तो सिर्फ आपने ए को किया था, लेकिन उसके साथ बी खुद ब खुद चूज हो चुका है। यानी कि 8 बंदों में से 2 बंदे तो चले गए, बचे कितने बंदे, बचे आपके पास 6 बंदे। अरे ये 2 बंदे चले कहां गए, तो ये 2 बंदे तो सेलेक्ट हो चुके हैं ना। अब इन पे थोड़ी तुम नंबर ऑफ तरीके निकालोगे, इनको तो अपन ने सेलेक्ट करके अलग रख लिया। अब सुनना जरा, तो 8 बंदों में से 2 बंदे चले गए, तो बचे कितने बंदे, 6 बंदे। अच्छा टोटल कितने परसेंट सेलेक्ट करने थे, तो सर टोटल हमें 6% सेलेक्ट करने थे। 6 में से कितने परसेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, तो सर हमने 2% सेलेक्ट कर लिए। तो अभी हमें कितने परसेंट सेलेक्ट करने हैं, सर हमें 4 और परसेंट सेलेक्ट करने हैं। यानी कि अब इस 6 में से कितने परसेंट सेलेक्ट करने हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 4% सेलेक्ट करने हैं। समझ रहे हो इस चीज, ये फ्लो चार्ट को समझो कि ये हुआ क्या। अभी देखना भाई, हमने ए को चूज कर लिया, तो ए को जैसे ही चूज किया तो बी भी उसके साथ आ गया स्वयं, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, चूज करना ही पड़ेगा आपको। तो ए और बी तो चूज हो गए, यानी कि 2 बंदे तो सेलेक्ट हो गए, और इसमें तो आपको कोई चॉइस ही नहीं मिली। हाँ बात खत्म, एक तरीका। अब जब 8 बंदे थे, उसमें से 2 बंदे तो सेलेक्ट हो गए, तो बचे कितने बंदे, 6 बंदे। हमें टोटल कितने सेलेक्ट करने थे, हमें टोटल 6 लोग सेलेक्ट करने थे। 2 लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो कितने और बंदों को सेलेक्ट करना है, 4 और बंदों को सेलेक्ट करना है। क्या ये 4 बंदे 8 बंदों में से सेलेक्ट होंगे, नहीं, क्योंकि 2 तो चले गए। ये जो 4 बंदे हैं आपके 6 बंदों में से सेलेक्ट होंगे, 6% में से सेलेक्ट होंगे, और 6 में से 4 चीजें चुननी है। तो भैया अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, 6C4 होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका केस 1 का आंसर आ गया। सर इसका क्या, ये जो 2 बंदे सेलेक्ट किए हैं, भाई इन 2 बंदों को सेलेक्ट करने में आपके पास कोई ऑप्शन था क्या, नहीं था। तो इसका एक तरीका है, इसका कोई अलग से डिफरेंट वे नहीं है। तो अगर आप यहां पे 4 बंदों का सिलेक्शन कर लेते हैं, कहानी खत्म, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने तो केस ही ऐसा लिया है। तो यहां पे सिर्फ इतना आंसर आएगा 6C4, कहानी खत्म। ठीक है, अब सर ये आपने केस 1 बता दिया कि ए को चूज किया, यहां पे केस 2 क्या होगा, तो चलिए उसको देखिएगा। भाई अगर मैं केस 2 की बात करूं आपसे, तो केस 2 में, केस 1 में क्या लिया, ए को चूज किया है मैंने, तो केस 2 में क्या लूंगा मैं, ए को चूज नहीं किया है, ए को जो है हमने चूज नहीं किया है। ये हमारा सेकंड केस आ गया। अब सुनना, ऑलरेडी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऐसा क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि अगर तुमने ए को चूज किया तो बी को चूज करना है, ये तो गिवन है, पर ये कहीं नहीं गिवन है कि अगर ए को तुम चूज नहीं करोगे तो भैया बी को भी चूज नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो भले ही तुम ए को चूज मत करो, पर आज भी तुम बी को सेलेक्ट, आज भी तुम बी को चूज कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर, शानदार। अब सुनते जाना बात। भाई हमारे पास शुरुआत में 8% थे, 8 लोग थे, उसमें से तो हम ए को चूज ही नहीं कर रहे हैं। तो जब आप ए को चूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि कितने लोग बचे सिलेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 7 लोग बचे। क्यों 7 लोग सर, अरे ए को तो हमने हटा दिया ना, ए को तो हम चूज ही नहीं कर रहे। अभी भी कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं, सर सिलेक्शन तो हमें 6 लोगों का करना है, और हमने एक को हटा दिया है, उसको सेलेक्ट ही नहीं कर रहे। मतलब हमें अभी भी बच्चों 6 बंदों में से कितने बंदों को सेलेक्ट करना है, अभी भी हमें 6 बंदों में से, सॉरी 7 बंदों में से 6 बंदों को सेलेक्ट करना है, 7% में से 6% को सेलेक्ट करना है। सर एक कम क्यों हो गया, तो भैया एक इसलिए कम हो गया क्योंकि मैंने केस ऐसा लिया है जहां पे ए को चूज नहीं किया है। तो बस ए को चूज नहीं किया, ए मेरे कंसीडर में ही नहीं है, ए को मेरे को लेना ही नहीं है। तो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7 बचा। अब 7 में से कितने चाहिए मेरे को, 6 चाहिए। भाई 7 में से अगर 6 चाहिए तो अभी अभी तरीका सिखाया है, 7C6 क्या हो जाएगा, 7C6 हो जाएगा। तो ये केस 1 से आंसर आया और ये केस 2 से आंसर आया। टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आपको निकालने हैं कि टोटल कितने सिलेक्शंस हो सकते हैं, तो केस 1 और केस 2 के आंसर को क्या करें, ऐड कर दे। यानी कि केस 1 का आंसर है 6C4 और केस 2 का आंसर है 7C6। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये जो है आपका यहां पे फाइनल आंसर
बन जाएगा। तो बस ये सिचुएशन बनती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन है इजी, अगर आप पहली बार में करते हो तो समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और मैंने बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था कोशिश की है। एक बार वापस से देख लीजिएगा कि क्या क्या हमने यहां पे किया है। देखिए बच्चों, तो भैया हमारा सवाल ऐसा था कि हमारे पास 8 बंदे थे, उन 8 बंदों में से हमें 6 बंदों का करना है सिलेक्शन। कंडीशन है कि अगर ए को चूज करोगे तो बी को चूज करना पड़ेगा, लेकिन हमने यहां पे एक और कंडीशन सोची कि अगर हम ए को चूज ना करें तो बी पे कोई कंडीशन नहीं है, तो तुम बी को चूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इसीलिए हमने 2 डिफरेंट केसेस बनाए। केस 1 जहां पे हम ए को चूज करते हैं, तो जैसे हमने ए को चूज किया तो बी तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, यानी कि 8 बंदों में से 2 बंदे तो सेलेक्ट हो गए, बचे कितने बंदे? 6 बंदे। भैया हमें टोटल 6 बंदे सेलेक्ट करने थे और ऑलरेडी हमने 2 बंदों को सेलेक्ट कर लिया है, तो बचे कितने बंदे? 4 बंदों का सिलेक्शन करना है। टोटल 6 बचे क्योंकि 2 तो गए, अब 6 में से 4 का सिलेक्शन 64। ऐसे ही हमने दूसरा केस कंसीडर किया है जब हम ए को चूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने बोला कि शुरुआत में 8 बंदे थे, 8 पर्सन थे, ए को तो चूज कर ही नहीं रहे हैं, तो बचे कितने टोटल? 7। अब भैया 7 में से 6 ही क्यों? क्योंकि सिलेक्शन तो 6 का करना है किसी भी कीमत पे, तो 7 में से 6 बंदों का सिलेक्शन 76। केस 1 और केस 2 के आंसर को ऐड किया, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये पूरा सर्कमस्टेंस, पूरी सिचुएशन बनती है। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे साथ ही। चलिए बच्चों, तो पहले सवाल में थोड़ा सा टाइम चला गया, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था इसलिए टाइम चला गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल जो है बच्चों आपके कार्ड पे है। आपने देखा होगा प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी में आपने बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ी है कि भाई प्लेइंग कार्ड होता क्या है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में दे देता हूं, क्योंकि आज वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही काम नहीं आएगा, आपके बाकी चैप्टर प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि 9वीं 10वीं से 11वीं में आते आते अपन प्लेइंग कार्ड्स की कहानी भूल गए होंगे, है ना? भूल गए ना? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं और क्या क्या चीजें जो है इनमें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अगर मैं बात करूं प्लेइंग कार्ड की, इधर ध्यान से सुनते जाना, अगर मैं बात करूं आपसे प्लेइंग कार्ड की, तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं भाई? हमारे पास टोटल जो है 52 कार्ड्स होते हैं, और सारे कार्ड डिफरेंट होते हैं, कोई भी कार्ड सेम नहीं होता है। ठीक है, ऑल द कार्ड्स आर डिफरेंट। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं बच्चों? टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ये जो 52 कार्ड हैं बच्चों, इनको हमने 2 कलर्स में डिवाइड किए हैं। एकदम ध्यान से सुनते जाना, ये जो 52 कार्ड्स हैं इनको हमने क्या किया है? इनको हमने 2 रंगों में डिवाइड किया है, 2 कलर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पूरे के पूरे 52 कार्ड्स को 2 कलर्स में अपन ने डिवाइड किया। कौन से 2 कलर सर? तो सर एक कलर जो है आपका है रेड कलर। एक कौन सा कलर है? एक है रेड कलर, और दूसरा है आपके पास ब्लैक कलर। दूसरा कौन सा है? ब्लैक कलर। ऑब्वियसली टोटल 52 कार्ड हैं, 2 अलग अलग कलर्स में डिवाइड किए हैं, तो 26 कलर जो हैं रेड के होंगे, जबकि 26 जो हैं आपके ब्लैक के होंगे। ये चीज तो क्लियर होगी। टोटल 52 है ना, तो 26 लाल के और 26 ब्लैक के, है ना? अब ये जो बच्चों रेड वाले रहते हैं, इस रेड के अंदर 2 सिचुएशंस हैं। इस रेड के अंदर 2 टाइप के कार्ड होते हैं। सर कौन से 2 टाइप के कार्ड होते हैं रेड के अंदर, ये बताइए, है ना? रेड के अंदर क्या होते हैं? 2 टाइप के कार्ड होते हैं। 2 टाइप के जो कार्ड होते हैं, पहले वाले का नाम रखते हैं अपन डायमंड। पहले वाले का क्या नाम रखते हैं अपन? डायमंड। और दूसरे वाले का अपन नाम रखते हैं HEART, हर्ट्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप के कार्ड होते हैं किसके अंदर? आपके कौन से? रेड कलर के अंदर। जबकि मैं बात ब्लैक वाले की करूं, 26 वाले की करूं, तो सर इसमें भी 2 होते हैं। कौन से 2 होते हैं? तो एक इसमें होता है स्पेड, एक इसमें क्या होता है? स्पेड, और दूसरा होता है इसमें क्लब। दूसरा क्या होता है इसमें भाई? दूसरा होता है इसमें क्लब। तो ऐसा सिचुएशन है। एंड ऑब्वियसली 26 थे तो आधे इधर आधे इधर, यानी कि 13 जो है डायमंड होते हैं, जबकि 13 जो है क्या होते हैं? आपके हर्ट्स होते हैं। और उधर टोटल 26 थे तो 13 जो है स्पेड होंगे और 13 जो है आपके क्या होंगे बच्चों? क्लब होंगे। ये चीजें भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? बढ़िया। अब ये जो कहलाते हैं ना, ये 13 डायमंड हो गए, 13 आपके हार्ट्स हो गए, 13 आपके स्पेड हो गए, 13 आपके क्लब हो गए। इनको कहते हैं सूट्स। इनको क्या कहते हैं? SUITES। मुझे अच्छे से पढ़ना नहीं आता, जो भी हो, इनको कहते हैं SUITES, सूट्स। अब कितने सूट्स हैं आपके पास टोटल? एक सूट ये है, दूसरा सूट ये है, तीसरा सूट आपके पास ये है, और चौथा सूट आपके पास ये है। तो टोटल जो है आपके पास 4 सूट्स होते हैं। ठीक है,
एक सूट हो गया डायमंड, दूसरा सूट हो गया हर्ट, तीसरा सूट हो गया स्पेड और चौथा सूट हो गया आपके पास क्लब। ठीक है, ऐसे 4 सूट्स आपके पास क्या होते हैं। अब इन 4 सूट में से 2 सूट लाल कलर के हैं और 2 सूट क्या है भैया, ब्लैक कलर के हैं। डन। चलो अब सुनो आगे की कहानी सुनो बच्चों। ये जो 13 कार्ड्स हैं डायमंड के अंदर, इसको हम डिवाइड करते हैं बहुत अलग अलग तरीकों से। इनमें पहले 3 कार्ड जो होते हैं, इधर देखना, इनमें पहले 3 कार्ड जो होते हैं वो कहलाते हैं फेस कार्ड्स। कौन से कार्ड्स कहलाते हैं सर? इनमें पहले 3 कार्ड होते हैं उनको हम कहते हैं फेस कार्ड। अब ये फेस कार्ड कौन होता है? तो फेस कार्ड वो होते हैं जिन पे चेहरा बना होता है। कितने टाइप के हो सकते हैं? तो भाई 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। ये हो गए आपके कौन? ये हो गए आपके 3 फेस कार्ड। ठीक है, जैसे 3 फेस कार्ड डायमंड में है, ऐसे ही 3 फेस कार्ड हार्ट में भी है, ऐसे ही 3 फेस कार्ड स्पेड में भी है और ऐसे ही 3 फेस कार्ड क्लब में भी है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आपके पास डायमंड के अंदर कितने फेस कार्ड्स होते हैं बच्चों? 3 फेस कार्ड्स होते हैं। किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। ठीक है, ऐसे ही हर्ट के अंदर भी 3 फेस कार्ड, किंग क्वीन और जैक। ऐसे ही आपके स्पेड के अंदर भी 3 फेस कार्ड और क्लब के अंदर भी कितने फेस कार्ड्स? 3 फेस कार्ड। तो मैं यहां पे बना नहीं रहा हूं, आप दिमाग में ध्यान रखिएगा कि भाई यहां पे भी फेस कार्ड है और यहां पे भी फेस कार्ड है और यहां पे भी कितने फेस कार्ड्स हैं? हर जगह बच्चों 3 फेस कार्ड हैं और तीनों फेस कार्ड कौन है? किंग क्वीन और जैक। क्लियर है? बहुत शानदार। अब सुनो बच्चों, फेस कार्ड के नीचे जो पहला कार्ड आता है उसको नंबर 1 कार्ड बोलते हैं। देखो इनकी नंबरिंग होती है, तो सबसे पहला नंबर 1 आता है। नंबर 1 को अपन एस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एस। इक्का बुलाते हैं ना, इक्का, वो एस होता है, ACE। ये पहला नंबर का कार्ड है। ऐसे ही इसके नीचे बहुत सारे होंगे आपके पास। सेकंड नंबर का होगा, थर्ड का होगा, फोर्थ का होगा, फिफ्थ का होगा, सिक्स्थ का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा और 10 का होगा। ऐसे आपके ये कहलाते हैं नंबर वाले कार्ड्स, नंबर्ड कार्ड, जिन पे क्या होता है भैया? जिन पे नंबरिंग होती है। कहां से कहां तक नंबरिंग है? 1 से लेकर 10 तक की नंबरिंग है। और 1 वाला जो है उसको हम क्या बुलाते हैं? एस बुलाते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए देखना जरा, 1 से लेकर 10 तक की नंबरिंग है ना, तो ये टोटल जो है 10 कार्ड हो गए। देखो जरा, 10 नंबर वाले, 3 चेहरे वाले, तो 10 + 3 टोटल कितने? 13 कार्ड हो गए ना। और यही चीज आपके हार्ट में भी होगी, यही चीज स्पेड में भी होगी और यही चीज आपके क्लब में भी होगी। मतलब यहां पे भी पहले 3 हो गए फेस कार्ड और उसके बाद जो अगले 10 हो गए, क्या हो गए? अगले 10 हो गए आपके नंबर कार्ड, जिन नंबर में सबसे पहली शुरुआत कहां से होगी? एस से, जो कि नंबर 1 कार्ड है। ऐसे ही यहां पे आपके पास स्पेड में पहले 3 हो गए फेस कार्ड, अगले 10 कौन से हो गए? आपके नंबर वाले कार्ड। और इसमें भी पहला कार्ड कौन होगा आपका? जल्दी बताओ, पहला कार्ड कौन सा होगा भैया? एस, इक्का वाला कार्ड होगा। और सेम सिचुएशन क्लब में होल्ड करती है बच्चों। पहले 3 कार्ड हो गए आपके कौन से? फेस कार्ड, और इसके बाद अगले 10 जो हो गए नंबर कार्ड, और इसमें सबसे पहला वाला जो है कौन सा कार्ड होता है आपके पास? एस या इक्का वाला कार्ड होता है। तो टोटल ये कुछ सिचुएशन बनती है। आप चीजों को ऐड अप कर सकते हो। देखो जरा, 10 + 3 13 कार्ड्स, 10 + 3 13 कार्ड्स, 10 + 3 13 और यहां पे भी 10 + 3 जो है आपके पास 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना रहना चाहिए, तो हमें को बहुत फायदा मिलता है। लेकिन सिर्फ ये स्ट्रक्चर ध्यान रखने से सवाल होते नहीं है, क्योंकि सवाल जो है इससे अलग अलग चीजों पे भी आ जाते हैं। तो कुछ जनरल सवाल, कुछ जनरल बातें वो मैं आपसे यहां पे कर देता हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे एक सबसे बेसिक सवाल होता है कि भैया कितने सूट्स होते हैं? तो आप बोलोगे, अभी मैंने पढ़ाया था कि भाई आपके पास कितने सूट्स होते हैं, तो आप बोलोगे चलो अपन सीरियल वाइज करते हैं, सवाल से डायरेक्ट नहीं करते हैं, सीरियल वाइज करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं, बताया था मैंने। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड होते हैं, वो भी अभी पढ़ाया था मैंने, तो ये ध्यान रखेंगे, रेड के भी 26, ब्लैक के भी कितने? 26 होते हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया रेड कलर वाले कार्ड कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर रेड कलर वाले कार्ड 2 टाइप के होते हैं। उनमें एक होता है अपने पास डायमंड और दूसरा होता है अपने पास हर्ट। ठीक है, ऐसा ध्यान रखेंगे। और फिर इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे अपन कि डायमंड के अंदर 13 होते हैं और हर्ट के अंदर भी 13 होते हैं। और ऐसे ही मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि मुझे ब्लैक वाले में भी बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर ब्लैक जो होता है ना, ब्लैक में भी 2 होते हैं, एक होता है आपके पास स्पेड और एक होता है आपके पास क्लब्स। ये ब्लैक में होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं और इसमें भी क्या होते हैं? 13 होते हैं। और फिर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कितने सूट्स हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे कि सर अगर आप बात कर रहे हो कितने सूट्स हैं, तो हमारे पास टोटल 4 सूट हैं, एक है डायमंड, एक है हर्ट, एक है स्पेड
स्पेड और एक है क्लब, है ना। और फिर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि एक सूट में कितने कार्ड हैं, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि एक सूट में कितने कार्ड हैं, तो आप बोलेंगे कि सर एक सूट में जो है अपने पास टोटल 13 कार्ड की संख्या होती है। अभी सवाल खत्म नहीं हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एक सूट में, ध्यान से सुनना, एक सूट में कितने फेस कार्ड्स होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर एक सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। मैंने बताया था ना। और कौन से 3 होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर एक किंग होता है, दूसरा क्वीन होता है और तीसरा जो है जैक होता है। ये 3 फेस कार्ड आपके होते हैं एक सूट के अंदर। क्लियर है। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि भैया एस कितने होते हैं, इक्का कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल 4 इक्के होते हैं। ऐसा कैसे पता सर 4 इक्के? अरे भाई, एक इक्का जो होगा वो डायमंड का होगा, एक इक्का जो है हार्ट का होगा, एक इक्का जो है स्पेड का होगा और एक इक्का जो है क्लब का होगा। गलत बोला क्या मैंने? सभी में एक एक इक्का होता है ना। तो टोटल कितने एस होते हैं आपके पास? टोटल 4 एस होते हैं। अच्छा, यहीं पे सवाल मैं पूछूं कि आपके पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? ध्यान से आंसर करना कि टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं। तो आप आंसर क्या करोगे कि सर हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। डायमंड में 3 है, हार्ट में 3 है, स्पेड में 3 है और क्लब में 3 है। तो हर में 3 होते हैं। अपने पास सूट 4 है तो 4 इंटू 3 सर टोटल 12 फेस कार्ड्स अपने पास होते हैं। क्या होते हैं? टोटल 12 फेस कार्ड्स अपने पास होते हैं। तो कुछ ये जनरल सवाल थे जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। कार्ड के बारे में आइडिया भी होना चाहिए। तो ये यहां पे इस स्लाइड पे जितनी बातें लिखी हैं वो भी दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर ये ध्यान में रख लिया है तो कुछ ये जनरल सवाल भी अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, जिससे कभी भी कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में आप कहीं पे भी ना फंसो। ठीक है, चलो, तो कार्ड के रिलेटेड सारी चीजें मैंने बता दी है। अब आ जाते हैं अपन कार्ड से रिलेटेड सवालों पे। ठीक है, चलिए, ये रहा आपके पास सबसे पहला सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो सबसे पहला सवाल तो पहली लाइन में है कि भाई कितने तरीके हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड में से मैं 4 कार्ड्स को चुनूं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो करेंगे। सबसे पहली लाइन में जो सवाल छुपा है पहले उसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ, इधर ध्यान से देखना भैया। सबसे पहली लाइन में सवाल क्या छुपा है? सबसे पहली लाइन में यह सवाल छुपा है कि 52 प्लेइंग कार्ड हैं और हमें 4 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड है और हमें कितने चुनने हैं? हमें 4 चुनने हैं। सर ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। यह आंसर दे देगा अपने को 52C4। कितना आंसर दे देगा अपने को? सर 52C4। यह आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हैं। सही बात है ना। 52 टोटल कार्ड्स हैं, उनमें से 4 कार्ड्स चुनने हैं। 52 के 52 कार्ड्स डिफरेंट होते हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो 52C4, कहानी खत्म। ऐसे ही अगला सवाल है यहां पे। अब यहां पे नंबरिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 केसेस हैं। हर एक केस को अपन बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे। आ जाओ, सबसे पहला केस हमें कहता है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सूट समझाया था ना मैंने अभी, 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड और 13 क्लब। तो भैया इस सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि जो 4 कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेम सूट के होने चाहिए। यानी कि या तो वो चारों के चारों डायमंड के हो, या तो चारों के चारों स्पेड के हो, या तो चारों के चारों वो हर्ट के हो, या चारों के चारों वो क्लब के हो। ये पॉइंट क्लियर है क्या? बढ़िया। तो अपने को सेम सूट के 4 कार्ड्स चुनने हैं। तो सुनो, बहुत आसान हो गया सर ये तो। अगर सर आप सूट्स की बात करोगे तो सर आपने हमें पढ़ा है 4 सूट होते हैं। एक डायमंड है, एक हर्ट है, एक कौन सा है भाई? एक क्लब है, और अपने पास एक कौन सा? एक स्पेड है। सर डायमंड में 13 है, हर्ट में भी 13 है, क्लब में भी 13 है और स्पेड में भी 13 है। और सर हमको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं जो कि सेम सूट के होने चाहिए। तो या तो हमें चारों के चारों डायमंड से, या तो चारों के चारों हर्ट से, या के चारों क्लब से, या चारों के चारों स्पेड से। कैसे करोगे भाई? तो यहां पे 13 में से 4 चुनने के तरीके 13C4। यहां पे 13 में से 4 चुनने के तरीके जल्दी बताओ। यहां पे 13 में से जस्ट अ सेकेंड, यहां पे 13 में से 4 चुनने के तरीके वापस से 13C4। यहां पे 13 में से 4 चुनने के तरीके 13C4 और सिमिलरली यहां पे 13C4। भाई मल्टीप्लिकेशन होगा कि एडिशन होगा? तो हमारा काम क्या था? 4 कार्ड को चुनना। तो 4 कार्ड तो हमने यहां पे भी चुन लिए, 4 कार्ड तो हमने यहां पे भी चुन लिए, 4 हमने यहां पे भी चुन लिए और 4 हमने यहां पे भी चुन लिए। यानी कि ये जो डिफरेंट केसेस हैं, इनमें से अगर इस केस को करते हो तो भी अपना काम पूरा, अगर इस केस को करते हो तो भी अपना काम पूरा।
यानी कि यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। ऐसा नहीं है कि चारों केसेस को करने पे ही अपना काम पूरा होगा। भाई हमारा काम था 4 कार्ड्स को चुनना, अब वो तुम यहां से चुनो, यहां से चुनो, या यहां या वहां से, वो तो तुम्हारी चॉइस है ना। इसीलिए यहां पे क्या लगेगा, एडिशन होगा। इसीलिए इन सब के बीच में आप प्लस का साइन लगाएंगे और ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज निकल आए, जिस तरीके से आप 4 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि सेम सूट के हो। क्लियर है पॉइंट? बहुत शानदार। चलो इसी तरीके से अगले वाले में आ जाओ। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। अब जो है अगला वाला, उसमें बोला जाता है कि आपके जो 4 कार्ड हैं वो अलग अलग सूट को बिलोंग करते हैं। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि चारों के चारों कार्ड एक ही सूट से आना चाहिए, अलग अलग सूट से आना चाहिए। तो चलिए भैया सेकंड पार्ट पे अपन फोकस करें। तो सेकंड पार्ट हमें यह कहता है कि आपके पास 4 कार्ड होने चाहिए, चारों डिफरेंट डिफरेंट सूट के होने चाहिए। तो देखो जरा, हम बोलेंगे डायमंड है, हमारे पास हर्ट है, क्लब है और स्पेड है। भाई डायमंड में 13 है, हर्ट में भी 13 है, क्लब में भी 13 है और स्पेड में भी 13 है। हमें क्या करना है, चारों कार्ड अलग अलग से रखना है। तो हमने बोला ठीक, एक कार्ड जो है हम डायमंड से ले लेंगे, एक कार्ड जो है हम हार्ट से ले लेंगे, एक कार्ड हम क्लब से ले लेंगे और एक कार्ड हम स्पेड से ले लेंगे। जनाब आप ऐसा करते हैं, 13 में से एक कार्ड चुनना है तो आप 13C1 ले लेंगे, 13 में से वापस से एक कार्ड चुनना है तो 13C1 ले लेंगे, 13 में से एक कार्ड वापस से चुनना है 13C1 ले लेंगे और 13 में से वापस से एक चुनना है तो 13C1 ले लेंगे। अरे सर मल्टीप्लीकेशन होगा कि एडिशन? तो सुनिए भाई यहां पे आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है 4 कार्ड चुनने का काम है। अब 4 कार्ड कैसे चुनोगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। यानी कि जब तक ये चारों पार्ट्स पूरे नहीं होते हैं तो क्या आपका काम पूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो चारों ही पार्ट करना क्या है, कंपलसरी है। भाई इस वाले सवाल में जब तुमने 4 कार्ड चुने तो यहां पे देखो ना, पहली केस में चुन डाले, दूसरे केस में भी चुन डाले, तीसरे में भी, चौथे में भी, तो यहां पे चारों पार्ट क्या हो गए थे, पहले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट हो गए थे। एक पार्ट को करने से भी अपने 4 कार्ड सेलेक्ट हो रहे थे। यहां पे 4 कार्ड को सेलेक्ट करने के लिए सारे पार्ट करना जरूरी है। तो जब कहानी ऐसी है तो आप जानते हैं कि जब केसेस को करना कंपलसरी हो तो बीच में क्या आता है भाई, बीच में मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ऐसा होगा आपका सेकंड केस का सॉल्यूशन। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, उसने हमें बोला थर्ड पार्ट भी है भैया, 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। अब ये देखना, ये यहीं पे छोटे में कर देंगे अपन, आ जाओ। वो कह रहा है कि भैया 4 कार्ड जो होने चाहिए वो फेस कार्ड होने चाहिए, शक्ल वाले कार्ड होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं सवाल जवाब आपसे कर रहा था और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई बताओ टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं। तो आपने बोला था कि सर लगा लो सर, डायमंड में 3 है, हर सूट में 3 फेस कार्ड है, किंग क्वीन और जैक। सर डायमंड में 3 है, हार्ट में 3 है, क्लब में 3 है, स्पेड में 3 है, तो 3 4 जा टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो हमें इतना मालूम है कि टोटल जो है 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 12 फेस कार्ड हैं आपके पास। तो भाई टोटल 12 फेस कार्ड हैं, अब उसमें से कितने कार्ड चाहिए आपको, उसमें से 4 कार्ड चाहिए आपको। देखिए ना सवाल में लिखा है 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड, तो टोटल 12 कार्ड्स हैं, उसमें से 4 कार्ड चाहिए आपको। तो आप आंसर लिख देंगे 12C4। क्या लिख देंगे आंसर आप, 12C4। और लीजिए आपके पास आंसर आ गया, आपने सोल्यूशन कर दिया, हो गई कहानी खत्म। थर्ड पार्ट इतना ही था भाई, 4 फेस कार्ड्स है ना, टोटल फेस कार्ड 12 है, 4 चुनना है तो 12C4, क्वेश्चन खत्म। अभी इसी सिलसिले में फोर्थ क्वेश्चन पे आए, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। अब यहां पे वो कह रहा है कि भाई वापस से 4 कार्ड चुनने हैं, लेकिन कंडीशन है कि 2 लाल होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए। उसके लिए वापस से मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे बहुत सारे, तो सुनिएगा भाई कौन सा पार्ट है ये, थर्ड है कि फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है ना, देखते जाना। तो अगर मैं बात फोर्थ पार्ट की करूं तो कहता है कि हमको 2 लाल वाले कार्ड चाहिए जबकि 2 ब्लैक वाले कार्ड चाहिए। यानी कि यहां पे उसने ये मेंशन नहीं किया कि कौन से सूट का होना चाहिए, डायमंड, हार्ट, ये सब का मेंशन नहीं किया। उसने सीधी सी सवाल पूछी हमसे कि 2 लाल 2 ब्लैक। तो जल्दी से मुझे बताओ कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। याद होगा आपको, मैंने इसमें समझाया था कि टोटल 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड जो होते हैं लाल होते हैं और 26 कार्ड जो हैं आपके ब्लैक होते हैं। अभी आपको 26 में से कितने लाल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 लाल चाहिए, और 26 ब्लैक में से कितने ब्लैक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लैक चाहिए। अब 26 में से 2 लाल कैसे सेलेक्ट करोगे भाई, 26C2 कैसे सेलेक्ट करोगे, 26C2।
यहां पे 26 में से 2 ब्लैक कैसे सेलेक्ट करोगे? 26C2। अच्छा, काम क्या है? 4 कार्ड को चुनना, 2 कार्ड यहां चुने, 2 कार्ड यहां चुने, यानी कि दोनों ही पार्ट्स को करना कंपलसरी है। इसका मतलब बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन आएगा। लीजिए भाई, ये आपके चौथे पार्ट का सॉल्यूशन। ऐसे ही पांचवा पार्ट देखिएगा, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अब यहां पे उसने सवाल पूछ लिया कि हमारे कार्ड जो हैं सेम कलर के होने चाहिए, या तो चारों कार्ड आपके लाल हो या चारों कार्ड आपके काले हो, ऐसा सवाल पूछ लिया। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर मतलब जो 4 कार्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं चारों का कलर सेम होना चाहिए, या तो चारों कार्ड्स लाल या तो चारों कार्ड्स ब्लैक। तो चलिए आंसर करेंगे हम फिफ्थ पार्ट को। तो हमें करना है 4 कार्ड्स जो कि हो क्या हो? सेम कलर के हो। 4 कार्ड्स हो सेम कलर के। तो जल्दी बताइए क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। तो जब हमको 4 कार्ड सेम कलर के रखने हैं, या तो चारों के चारों रेड हो या तो चारों के चारों आपके ब्लैक हो। अब जल्दी बताओ कितने रेड कार्ड हैं? तो भाई टोटल हमारे पास 26 रेड कार्ड हैं और टोटल हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड हैं। तो उसमें से अगर 4 रेड में चुनूं तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा 26C4। अगर इसमें से 4 ब्लैक में चुनूं तो मैं क्या लिख दूंगा? 26C4। सर एडिशन आएगा कि मल्टीप्लीकेशन? तो यहां पे हमारा काम क्या था? शुरुआती में क्या काम लिखा था कि हमें 4 कार्ड चुनने हैं। हमें क्या करने हैं? हमें 4 कार्ड चुनने हैं। तो क्या यहां पे हमने 4 कार्ड चुन लिए? जी हां सर। क्या यहां पे हमने 4 कार्ड चुन लिए? जी हां सर। तो काम क्या दोनों ही केसेस में पूरा हो रहा है? हां जी सर। तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई? प्लस का साइन आ जाएगा। लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज हाजिर है। यहां पे मल्टीप्लिकेशन क्यों आया था? क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 कार्ड चुने। यहां पे कितने चुने? 2। टोटल कितने कार्ड चुनने थे? 4, इसीलिए बीच में मल्टीप्लाई किया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। टोटल कितने चुनने थे? 4। यहां पे भी 4 चुन लिए, यहां पे भी 4 चुन लिए, यानी काम इधर भी पूरा काम उधर भी पूरा, इसीलिए एडिशन आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने सवाल को हल करते हैं और यकीन मानिए ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में प्रेजेंट रहता ही रहता है। अगर चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। और अगर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो जितना इंफॉर्मेशन मैंने कार्ड से रिलेटेड दिया था एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के, जो सवाल जवाब आपसे मैंने किए थे वो सारी बातों को आपको दिमाग में घुमाते रहना पड़ेगा और फिर जाके सवाल सॉल्व होता है। ये सवाल टफ नहीं होते हैं। यहां पे 2-3 चीजें टफ होती है। एक तो टफ ये होता है कि आप समझे सवाल को बोला क्या है, और दूसरी बात तो आपके दिमाग में याद रहे कि कौन से कार्ड लाल थे, कौन से कार्ड काले थे, कितने लाल हैं, कितने काले हैं, कितने फेस कार्ड हैं, कितने नंबर कार्ड हैं और टोटल क्या है चीजें। ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। साथ में यहां पे सवालों में एक और टफ चीज ये रहती है कि भाई बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा कि एडिशन आएगा। तो वो सारी दुविधाओं को मैंने इस सवाल से दूर करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में भी आया होगा। चलिए तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले 3 पार्ट अपन ने यहां किए और फिर आखिरी के 2 पार्ट जो हैं अपन ने यहां किए हैं और सवाल को जो है अपन ने खत्म किया है। बहुत शानदार बच्चों, आ जाओ सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते चलते हैं अपन टाइम के साथ। ये है एक बढ़िया सवाल पढ़ता हूं मैं और फिर जो है अपन इसके सोल्यूशन पे आते हैं। चलिए देखिए भाई, सवाल हमसे कुछ ऐसा कहता है कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, आपके पास एक कक्षा है जिसमें 25 बच्चे पढ़ते हैं। 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। 10 बंदे को हमें चुनना है एक पार्टी के लिए। भी एक्सकर्शन क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मतलब सवाल ने अभी तक क्या बोला कि 25 बंदे हैं आपकी क्लास में, उनमें से आपको 10 बंदों को चुनना है पार्टी के लिए। ठीक है, बस दिमाग में इतना रखना। अगली लाइन, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अब इसी 25 बच्चों की क्लास में 3 ऐसे बच्चे हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स टाइप के हैं, कि यार या तो हम तीनों पार्टी में जाएंगे और या तो हम तीनों ही पार्टी में नहीं जाएंगे। मतलब ये तीनों का क्या बन गया? ग्रुप बन गया। या तो हम तीनों जाएंगे पार्टी में या तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा, हम तीनों नहीं जाएंगे। सिचुएशन समझ रहे हैं आप? ऐसा समझिए कि भाई 25 बंदे थे, उसमें 3 बंदे थे, रमेश, सुरेश और कमलेश। तो या तो रमेश, सुरेश, कमलेश तीनों साथ में जाएंगे या तो तीनों ही पार्टी में नहीं जाएंगे। ये सिचुएशन यहां पे बनी है। तो आपसे नेक्स्ट लाइन में पूछा जाता है इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी चूजन। तो कितने तरीकों से भाई आप उनको चूज कर सकते हैं। समझ में आई बातें? चलिए अब सुनिए, मेरी कहानी सुनिए, आपको समझ में आएगा।
तो शुरुआत में देखते हैं हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे। हमारे पास जो है 25 स्टूडेंट्स थे। कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास? हमारे पास 25 स्टूडेंट्स थे। कितने बंदों को चुनना है हमें भैया? 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है? हमें 10 स्टूडेंट्स को जो है यहां पे सेलेक्ट करना है, उनके हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पर दो कंडीशन है, इन 10 में से या फिर इन 25 में से समझ लो 3 ऐसे बंदे हैं जिनका ग्रुप बना है, या तो हम 3 जाएंगे या तो हम तीनों नहीं जाएंगे। याद होगा एक सवाल हमने किया था थोड़ी देर पहले, जब आप ए को चूज कर रहे थे तो बी को भी ऑटोमेटिकली चूज करना था। वही चीज यहां पे भी लगेगी। तो दो केसेस बना लेते हैं हम, आ जाइए। सबसे पहला केस बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, केसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस बनेगा, पहले केस में हम लिखेंगे 3 के 3 जो बंदे थे उनको हमने क्या कर लिया? उनको हमने चूज कर लिया। ऐसा लिख लेते हैं कि तीनों के तीनों बंदों को हमने क्या कर लिया? हमने तीनों के तीनों बंदों को चूज कर लिया कि हाँ भाई तुम तीनों पार्टी में जाओगे। पहला केस समझ गए? पहला केस ये लिया कि तीनों के तीनों बंदों को क्या कर लिया? हमने चूज कर लिया कि हाँ यार तुम तीनों साथ में पार्टी में जाओगे। वो तीनों खुश हो गए कि यार मजा आ गया। अब सुनते जाना, शुरुआत में 25 बच्चे थे, ध्यान से सुनना, शुरुआत में 25 बच्चे थे। इनमें से कितनों को सेलेक्ट करना था? 10 को सेलेक्ट करना है। 25 में से तो 3 तो सेलेक्ट हो गए, इनकी कहानी तो खत्म हो गई। तो बचे कितने बच्चे? बचे 25 में से 3 घटाए तो 22। 10 सेलेक्ट करने थे, अब 10 में से 3 तो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब कितने सेलेक्ट करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 सेलेक्ट करने हैं। ये चीज समझ में आई? ये फ्लो समझो, ये फ्लो चार्ट समझो भाई। शुरुआत में 25 में से 10 चुनने थे, आपने 3 को तो चूज करके रखा, तो 3 तो चले गए, 25 में से 3 गए, 22 बचा। 10 चुनने थे, अरे 3 तो सेलेक्ट कर लिया ना, तो 10 में से 3 गए, 7 बचे। यानी कि अब 22 में से 7 बंदों को क्या करना है? चूज करना है। 22C7। तो 22 में से 7 बंदों को चूज करने का तरीका है 22C7। इस तरीके से आपने बच्चों 22 पर्संस को क्या कर लिए? चूज कर लिए। मुझे उम्मीद है कि यह चीज आपको क्या है? समझ में आई है। ठीक है, अब सुनिए, ये तो केस 1 था। यहीं पे बनेगा आपके इसी सवाल का क्या? यहीं पे आपके इसी सवाल का बनेगा केस 2। अब केस 2 क्या बनेगा वो सुनो। केस 2 ऐसा बनेगा कि 3 बंदों को अपन चूज कर ही नहीं रहे, इन तीनों को अपन ने पार्टी में बुलाया ही नहीं। कंडीशन यही थी ना, या तो तीनों आएंगे या तो तीनों नहीं आएंगे। तो केस 2 अपना ये है कि 3 जो बंदे थे उनको हमने चूज नहीं किया। 3 जो बंदे थे उनको हमने चूज नहीं किया। ठीक है सर, नहीं किया आपने, तो क्या? तो अब सुनना कहानी भैया, 25 बंदे थे, इनमें से 10 बंदे चुनने हैं, 3 को तो अपन चूज नहीं कर रहे हैं। यानी कि कितने बंदे बचे अपने पास? सिर्फ और सिर्फ 22 बंदे बचे, जिसमें से अब सिलेक्शन होंगे। अरे 3 को तो हटा दिया ना, तो 25 में से 3 को हटा दिया, तो बचे कितने बंदे? 22 बंदे बचे। इन 22 में से सिलेक्शन होंगे। क्या सर यहां पे भी कुछ घटेगा क्या? 10 में से भी कुछ घटेगा क्या? तो सर नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? तो ये सुनो, अरे दादा 3 को तो आपने चूज नहीं किया है, तो अभी तक कोई सिलेक्शंस किए क्या आपने? नहीं किए हैं। यहां पे इस पहले वाले पार्ट में आपने पहले ही 3 को सेलेक्ट कर लिया था, 3 को चूज कर लिया था, इसीलिए मैंने 10 में से 3 घटा के 7 किया। यहां पे कोई भी सिलेक्शन अभी तक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन हुआ है कि 25 में से 3 को हटा दिया, तो बचे कितने? 22। लेकिन अभी भी बचे कितनों को सेलेक्ट करना बचा है? अभी भी 10 को सेलेक्ट करना बचा है। हमारा काम था पार्टी के लिए 10 बंदों को चुनना, अभी भी सिलेक्शंस बचे हैं। तो 22 में से अभी भी कितने बंदे चाहिए हमको? हमको 10 बंदे चाहिए। हमने यहां पे रिजेक्शन का खेल खेला है, हमने 3 को हटा दिया है। अब 22 में से 10 बंदे कैसे लोगे भाई? 22C10, बिल्कुल सही बात है। 22 बंदों में से 10 बंदों को चुनने का तरीका 22C10। अब सवाल यह आता है कि सर यहां पे केस 1 है, यहां पे केस 2 है, टोटल कितने वेज होंगे? तो अब इतना तो अपन लोग समझ सकते हैं बच्चों कि केस 1 और केस 2 को तो ऐड ही करेंगे, उनको थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे। भाई केस 1 में भी अपन ने काम पूरा किया, 10 बंदों को सेलेक्ट किया। केस 2 में भी अपन ने काम पूरा किया, 10 बंदों को सेलेक्ट किया। यानी कि दोनों ही इंडिविजुअल केसेस में अपना काम पूरा होता है। यानी कि क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे। तो बस सिंपल सा काम है, हम बोलेंगे यहां से 22C7 आ गया, यहां से 22C10 आ गया। हमने दोनों को क्या कर दिया? हमने दोनों को ऐड कर दिया और हमारा आंसर जो है आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों अपना ये सवाल जो है होता है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए भाई, ये एग्जांपल हो गया है, बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। ये वाला एग्जांपल आप छोड़ सकते हैं, इसको आप एज अ होमवर्क भी मत ट्रीट करिएगा। इसको एक्चुअली मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी करवाने वाला हूं, तो रिपीट ना हो इसलिए उसको बाद में सुनो ऐसा कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने मिसलेनियस
क्वेश्चंस या मिसलेनियस एग्जांपल्स वाली जो वीडियो है उसमें डाल रखा है, इसीलिए अभी के लिए यहां पे मैं स्किप करता हूं। जब मिसलेनियस वीडियो आएगी तो वहां पे आपको ये सवाल मिल जाएगा। इस सवाल पे आते हैं। भाई, अ कन्वेक्स पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड। सवाल ऐसा है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिसमें कितने डायगोनल्स हैं? 44 डायगोनल्स हैं। आपको बताने हैं कि कितने उसमें साइड होंगे। ध्यान से सवाल सुनिएगा। आपके पास एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिसमें कितने डायगोनल्स हैं? 44 डायगोनल हैं। आपको क्या बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ साइड होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भैया डायगोनल कितने हैं। एकदम ध्यान से सुनते जाना भाई, डायगोनल कितने हैं? तो डायगोनल हमें दिए गए हैं 44। ये डायगोनल्स की संख्या है। पॉलीगन है बच्चों, क्या है हमारे पास? हमारे पास पॉलीगन है। हमें इस पॉलीगन में क्या निकालना है? हमें इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देने हैं। हमें इस पॉलीगन में क्या निकाल के देना है? हमें इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देना है। हमें नहीं मालूम तो हम क्या कर लेंगे? हम मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे, हम लेट ले लेंगे कि लेट नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n। हम क्या लेंगे? हम करेंगे कि लेट नंबर ऑफ साइड इक्वल टू n, कि भैया जो नंबर ऑफ साइड है आपने उसको कितना मान लिया? आपने उसको स्मॉल n मान लिया है। क्या मान लिया आपने? नंबर ऑफ साइड को स्मॉल n मान लिया है। आपको याद होगा पार्ट 1 में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पे ये नंबर ऑफ डायगोनल्स बताए थे मैंने कि अगर आपके पॉलीगन में साइड n है, क्योंकि उससे इसी चीज को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। वापस से पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, आ जाओ, बस ध्यान से सुनना, एकदम फोकस होकर सुनना। बहुत सिंपल सी सवाल है आपसे कि भाई अगर एक पॉलीगन में 4 साइड हैं तो उसमें कितने पॉइंट होंगे? 4 पॉइंट होंगे। अगर एक पॉलीगन में 5 साइड हैं तो कितने पॉइंट होंगे? 5 पॉइंट होंगे। ऑब्वियस है। अगर पॉलीगन में 6 साइड है तो कितने पॉइंट होंगे? भाई 6 पॉइंट होंगे। तो अगर हमने हमारे पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड n लिया है तो उसमें वर्टेक्स कितने होंगे? पॉइंट्स का मतलब होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने होंगे? तो भैया वर्टेक्स की संख्या भी कितनी होगी? n होगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। अगर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड मैंने n लिए हैं तो वर्टेक्स कितने होंगे? n होंगे। क्लियर है? शानदार। अभी बात यह हो रही है कि हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए हैं, तो हम अभी 2 पल के लिए भूल जाते हैं कि हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए हैं, भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें दिए हैं और हम नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास एक पॉलीगन में, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, तो 4 साइड के कारण कितने डायगोनल निकल के आते हैं? 2 डायगोनल निकल के आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ऐसे ही कुछ वही सिचुएशन हम यहां पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक पॉलीगन है जिसमें n साइड है, तो वर्टेक्स की संख्या भी कितनी है? n है। तो भैया बताओ कितने डायगोनल है? तो अभी अपन ने भूल गए कि डायगोनल्स अपने को दिए हैं और हम डायगोनल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या जानते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलीगन है जिसमें n साइड्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स भी कितने हैं? n है। आगे सुनना। सर डायगोनल भी तो एक लाइन होती है। बिल्कुल सही बात है, डायगोनल भी तो एक लाइन होती है और किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ध्यान से सुनते जाना। डायगोनल या कुछ भी लाइन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 2 पॉइंट चाहिए। अगर हमारे पास 2 पॉइंट आ जाए, हमने उनको ज्वाइन कर दिया, हमारे पास 2 पॉइंट आ जाए, हमने उनको ज्वाइन कर दिया, बन गई एक लाइन। डायगोनल भी क्या है? एक लाइन है। हमारे पास n वर्टेक्स है, हमारे पास n पॉइंट्स हैं। वर्टेक्स मतलब क्या? वर्टेक्स मतलब बेसिकली पॉइंट्स ही तो हैं छोटे छोटे। हमारे पास n पॉइंट्स हैं और हमें बनानी है लाइनें। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइन निकालूं जो इन n पॉइंट्स के कारण बन सकती हैं, एकदम ध्यान से सुनना, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालूं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालूं जो कि इन पॉइंट से बन सकती है। कैसे बनाना है लाइन? 2 पॉइंट चुन लो, बन गई लाइन। तो अभी कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं, उनमें से 2 पॉइंट चुन लो, बन गई लाइन। भाई n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट चुन लो, बन गई क्या? बन गई लाइन। तो जो आपके पास पॉलीगन था जिसमें n साइड थे, जिसके कारण n पॉइंट्स या n वर्टेक्स थे, उनमें से अगर मैं 2 पॉइंट्स चुन लेता हूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ जाते हैं जो कि पॉसिबल है। क्लियर है ये चीज? शानदार। लेकिन सर आप तो कह रहे थे डायगोनल निकालोगे, आपने निकाल दी है लाइन, डायगोनल कैसे निकालोगे? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बाहर आता हूं।
और मैं एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लेता हूं। किसका एग्जांपल लेता हूं? रेक्टेंगल का एग्जांपल लेता हूं। ध्यान से सुनो, आ जाओ भाई। इस क्वेश्चन को अभी थोड़े से पल के लिए दिमाग से हटा दो, मत याद करो क्वेश्चन को, हटा दो 2 पल के लिए। रेक्टेंगल पे आओ। अगर बात बच्चों मैं रेक्टेंगल की करूं तो कुछ ऐसा होता है। हाँ जी सर ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। रेक्टेंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं सर? रेक्टेंगल में जो है आपके पास 4 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं सर? रेक्टेंगल में जो है आपके पास 4 पॉइंट्स होते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। 4 साइड भी हैं। अरे 4 पॉइंट हैं और साइड कितने हैं? साइड भी तो अपने पास 4 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सुनते जाना। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालूं, भाई कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालूं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालूं तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है यहां पे। हाँ जी सर लग सकता है। आपके पास n पॉइंट्स थे, उनमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स चुन लिए तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ गए थे। वही सेम कॉन्सेप्ट सर यहां पे लगा दीजिए। आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई से भी 2 पॉइंट चुन लोगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना चाहता हूं तो 4c2 कर दूं। क्या कर दूं? 4c2 कर दूं। टोटल नंबर ऑफ क्या आ गए? लाइंस आ गए। कोई परेशानी है क्या? नहीं सर। यहां पे तो मेरे को 4 लाइन दिख रहे हैं। कौन से 4 दिख रहे हैं आपको? सर अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए दे दूं, इस पॉइंट का नाम बी दे दूं, इस पॉइंट का नाम सी दे दूं और सर इस पॉइंट का नाम मैं डी दे दूं। पहला लाइन है ए बी, दूसरा लाइन है बी सी, तीसरा लाइन है सी डी और सर चौथा लाइन है आपका ये ए डी। बच्चों मेरे को 2 और लाइंस दिख रहे हैं, आपको नहीं दिखे? मुझे दिखे। कौन से 2 लाइन सर? सर एक लाइन ना यहाँ पे डायगोनल है ये वाली, और दूसरी लाइन ना सर ये वाली है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालोगे ना बच्चों तो 6 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 6 लाइनें हैं। गिनो ना, 1 2 3 4, 4 साइड 2 डायगोनल। और तुम्हें जान के खुशी होगी कि अगर 4c2 को तुम सॉल्व करोगे तो आंसर 6 आएगा। यकीन नहीं होता है तो 4c2 का फैक्टोरियल जानते हो ना, फैक्टोरियल बोल रहा हूं एक्सपांशन जानते हो ना, मैंने सिखाया था। नीचे कौन सा नंबर है? 2 है, तो नीचे क्या आ गया भाई? 2 फैक्टोरियल आ गया। ऊपर क्या है? 4 है, तो 4 को रिवर्स ऑर्डर में कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो पहले 4 और फिर क्या? 3। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है, तो काहे को फैक्टोरियल लगाना, सिर्फ 2 लगा दो। 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचा? सिर्फ मेरे पास 6 बचेगा, यहां पे जगह नहीं बची। कितना बचेगा? मेरे पास 6 बचेगा। देखो 6 लाइनें आ गई। तो जो NC2 मैंने किया है ये टोटल नंबर ऑफ लाइनें हैं जिनमें साइड भी हैं और जिनमें डायगोनल भी हैं। समझ रहे हो? अरे यार देखो ना, 4c2 जब मैंने किया है तो इस 4c2 में आपके 4 साइड आ रहे हैं। यहां पे मेंशन कर दो भाई, 4 साइड है और क्या है आपके पास? 4 डायगोनल, सॉरी 2 डायगोनल आ रहे हैं। भाई ये जो 6 लाइनें आपने निकाली है 4c2 से, इसमें 4 साइड आ रहे हैं और 2 डायगोनल आ रहे हैं। मुझे क्या निकालना था? नंबर ऑफ डायगोनल्स। मुझे क्या निकालना था? नंबर ऑफ डायगोनल। तो अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या निकालना था? नंबर ऑफ डायगोनल। अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल निकालना चाहता हूं तो सुनना ध्यान से, मेरा जितना भी आया है टोटल लाइंस, मैं क्या करूंगा? मैं टोटल लाइंस में से बच्चों सब्सट्रैक्ट करूंगा। किसको सब्सट्रैक्ट करोगे? नंबर ऑफ साइड्स को। टोटल लाइन में से मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा नंबर ऑफ साइड्स को। किसको सब्सट्रैक्ट करूंगा? नंबर ऑफ साइड को। भाई टोटल लाइनें कितनी हैं? 6 हैं। टोटल लाइनें कितनी हैं? 6 हैं। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4 है। तो 6 में से 4 घटाओगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। कितने डायगोनल आए? 2 आए। तो कहां दिक्कत है? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि बच्चों यहां पे मैंने सिखाया क्या, अब उस पे आओ जरा। मैंने सिंपल सी बात सिखाई कि अगर आपके पॉलीगन में n पॉइंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई? NC2 आ गई। लेकिन ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपने निकाली है इसमें डायगोनल्स भी हैं और इसमें साइड भी हैं। हमको क्या चाहिए? हमको तो सिर्फ डायगोनल चाहिए। तो जो आपने टोटल नंबर ऑफ लाइनें निकाली हैं उसमें से किसको घटा दीजिए? साइडों की संख्या को घटा दीजिए, नंबर ऑफ साइड्स को घटा दीजिए। टोटल लाइंस में से किसको घटाना है डायगोनल्स निकालने के लिए? नंबर ऑफ साइड्स को घटाना है। तो जब टोटल नंबर ऑफ लाइन में से नंबर ऑफ साइड आप घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? नंबर ऑफ डायगोनल बचेगा। यहां देख सकते हैं आप
ये रहे आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइन 6, जो कैसे निकलेगा वो सिखा चुका हूं, टोटल पॉइंट C2, अगर टोटल पॉइंट 4 है तो 4C2, टोटल पॉइंट 5 है तो 5C2, टोटल पॉइंट n है तो nC2, और उसमें से घटाना क्या है, नंबर ऑफ साइड। अच्छा, नंबर ऑफ साइड कैसे निकलेगा, अगर 4 पॉइंट है तो 4 साइड है, अगर 5 पॉइंट है तो 5 साइड है, अरे n पॉइंट्स हैं तो n साइड है, कहानी खत्म, सब तो तुम्हें दिया हुआ है। तो यहां पे भी जो nC2 आपने सॉल्व किया है, एक्चुअली ये टोटल नंबर ऑफ लाइन है, और इन टोटल नंबर ऑफ लाइंस में बच्चों आपके साइड्स भी इंक्लूडेड हैं और आपके डायगोनल भी इंक्लूडेड हैं। क्या इंक्लूडेड है, साइड भी इंक्लूडेड हैं और डायगोनल भी इंक्लूडेड है। अभी अभी मैंने सिखाया है कि अगर डायगोनल चाहिए तो नंबर ऑफ साइड को क्या कर दो, घटा दो, अगर डायगोनल चाहिए तो नंबर ऑफ साइड को क्या कर दो, घटा दो। तो सुनते जाना भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डायगोनल चाहिए, तुम लिखोगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्या लिखोगे तुम लिखोगे नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए, तो टोटल लाइंस में से नंबर ऑफ साइड घटा देंगे, टोटल लाइंस में से नंबर ऑफ क्या घटा देंगे सर, नंबर ऑफ साइड्स को घटा देंगे। अब एक बात बताओ, कितने डायगोनल्स हैं, दिया है क्या क्वेश्चन में, अरे हाँ सर क्वेश्चन में तो दिया है 44 डायगोनल्स हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ डायगोनल्स की जगह मैं 44 डाल दूं, हाँ जी सर डाल दूं, दिया है तो किसकी इंतजार कर रहे हो सर, टोटल लाइन तो आप निकाल चुके हो सर, nC2 टोटल लाइन तो निकाल चुके हो nC2, नंबर ऑफ साइड कैसे निकालोगे सर, अभी आपने बताया था कि 4 पॉइंट है तो 4 साइड, अभी n पॉइंट्स हैं तो n साइड, और हमने लेके भी रखा है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n है, तो नंबर ऑफ साइड की संख्या घटा दीजिए, लीजिए बन गया एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है, क्योंकि हमसे सॉल्व नहीं होता है, चलिए जरा इसके सॉल्व करने पे अपन मेहनत करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कुछ ऐसी है कि LHS में 44 लिखा है, RHS में nC2 में से n को अपन ने क्या किया है, घटाया है। इसको थोड़ा सा नजरिया बदलिए, चीजें आपको खुद दिखेंगी, nC2 में से n घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा, बस मैंने चेंज कर दिया LHS RHS को। बात आती है क्या हम nC2 को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, हाँ जी सर कर सकते हैं, देखिएगा कैसे भाई, नीचे 2 है, इसको सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ, नीचे 2 है तो किसका फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, ऊपर n है तो n को रिवर्स ऑर्डर में कितनी बार लिखना है, 2 बार, नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, ऊपर n है तो n को रिवर्स ऑर्डर में कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले n आएगा, फिर क्या आएगा, पीछे कैसे जाते हो, एक घटा के, माइनस n इक्वल टू कितना, 44। बातें समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं, शानदार। भाई 2 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ सर, 2 फैक्टोरियल तो आपके पास 2 होता है, तो 2 फैक्टोरियल की जगह हम 2 रख देंगे, ये माइनस n है, बराबर कितना हो गया, बराबर 44 हो गया। अच्छा कुछ चीजें सर एलसीएम एलसीएम ले ले क्या, हाँ जी ले लो भाई एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम जल्दी बताओ क्या होता है, 2 होता है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे ऊपर n मल्टीप्लाइडेड बाय n माइनस 1 रहेगा, बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन है, पहले 1 बाद में 2, यानी कि ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, पहले कौन बैठा था, n बैठा था, तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये कितने के बराबर, ये 44 के बराबर। अरे सर कॉमन आ जाएगा ना n, तो n को क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे मैंने n को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 बचा, बीच में माइनस साइन, n कॉमन आ चुका है, यहाँ पे 2 बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है भाई, 2 है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 44 है। थोड़ा सा और मेहनत कर लो दादा, ये n है, ब्रैकेट्स खोल दो, यहाँ पे n माइनस 1, ये माइनस 2 है, ये 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज दूं क्या, तो ये 44 इंटू 2 हो जाएगा, कितना होता है, 88 होगा। यहाँ पे n है, ये क्या बन गया, n इंटू माइनस 1 माइनस 2 कितना बन गया, माइनस 3, बराबर कितना, ये बन गया आपके पास 88, ऐसा कुछ हो गया। अब क्या करें सर, अब सुनो 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 ध्यान से सुनो, ये n है मल्टीप्लाइडेड बाय n माइनस 3 है। बच्चों जो 88 है इसको 11 इंटू 8 लिख सकते हैं क्या, जल्दी बताओ, 88 को क्या लिख दें अपन, 11 इंटू 8 लिख दें। अब देखना जरा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, n है और n माइनस 3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, पहले n है बाद में n माइनस 3 है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, पहले 11 है फिर 8 है, डिफरेंस कितना है, 3 है ना। मतलब यहाँ पे बच्चों n को इक्वेट कर सकता हूं मैं किससे, 11 से, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितने निकल गए, 11 निकल गए। तो कुछ इस तरीके से आपका ये सवाल जो है सॉल्व होता है। इतना एक्सप्लेनेशन और इतनी क्लैरिटी आपके दिमाग में बननी चाहिए जब आप पेपर देते हैं, जब आप एक सवाल करते हैं। बात सिर्फ सवाल को सॉल्व करने की नहीं होती है, बात होती है सवाल को समझना, बात होती है उसकी बारीक बातों को समझना, बात होती है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, क्योंकि सेम सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला है।
एग्जाम में सवाल हटके आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, थोड़ी सी बातें अलग होगी। तो वैसे सिचुएशन में आप कैसे चीजों को एनालाइज करोगे भाई, वो ये आपको वीडियो सिखाएगी। वो तब सीखते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो बाद में। वो सिर्फ वीडियो देखने से नहीं सीख सकते, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने से भी नहीं सीख सकते, कुछ ना कुछ असिस्टेंस चाहिए, इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए सारे वीडियोस। ये एनालिसिस जब आप सीख जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन में ये गिवन है, देखो ना, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के रूप में सॉल्व नहीं किया, मैंने इसको इमेजिन किया रेक्टेंगल में। पहले बातें रेक्टेंगल पे की, पहले मैंने रेक्टेंगल से रिलेटेड सारी बातें कर ली, और फिर उसको अप्लाई कहां पे किया, सवाल पे किया। ऐसा ही आपको करना पड़ता है एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है कि भाई करे कराए सवाल आ जाए, फिर तो मौज, सारे बन गए। ना आए फिर भी अपने को तो टॉप करना है ना यार, अपने को तो पूरे नंबर लाने हैं ना। उस सिचुएशन में क्या एनालिसिस रहती है आपके सवाल की, वो आपके मार्क्स में और बाकियों के मार्क्स में डिफरेंस करता है। और मार्क्स इसीलिए वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्क्स इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो ये दिखाते हैं अरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है, नहीं, मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ये दिखाता है कि कभी, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर कभी पेपर टफ आता है तो जो बच्चा उस टफ पेपर में भी नंबर लेकर आया है, जब सवाल आपके किताबों से नहीं आते हैं, सवाल कहीं और से आते हैं, तो कोई बच्चा उसमें भी टॉप क्लास का नंबर लेकर आया है, तो वो उसके दिमाग की एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। वो दिखाता है कि यार इस बच्चे ने एक नई सिचुएशन, एक नए क्वेश्चन, एक नए पेपर में भी अपना काम रखा, अपना कंपोजर रखा, और फिर भी उसने सवालों को सॉल्व किया। ये चीज आपको मैथमेटिक्स सिखाती है और बाकी सब्जेक्ट्स भी सिखाते हैं। फिलहाल ज्यादा मोटिवेशन नहीं देना आपको, ये सारी चीजें लिख लीजिए। जब ये हो जाए तो आप यहां पे आके इन सारी चीजों को नोट डाउन करके क्या करिए, सवाल को खत्म करिए। बहुत शानदार बच्चों, एक सवाल और कर लिया अपन ने। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इफ m पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय अ फैमिली ऑफ n parallel lines, then find the number of parallelograms formed। सुनिए भाई, सवाल कुछ ऐसा है कि आपके पास प्लेन है, प्लेन मतलब समझते हो ना, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन, जैसे ये बोर्ड है, क्या है, प्लेन है, इस पे क्या बन सकती है, इस पे लाइनें बन सकती है। ये लाइन बना सकता हूं ना मैं, देखो ऐसे मैंने दो लाइनें बना दी, ठीक है, तो ऐसा ही है। तो ऐसा ही अपने पास एक प्लेन है और उस प्लेन पे m पैरेलल लाइंस हैं। कितने पैरेलल लाइंस हैं अपने पास, m पैरेलल लाइंस हैं, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी है, m है। इस m पैरेलल लाइंस के साथ में उसी प्लेन्स पे एक और सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं जो कि n पैरेलल लाइंस हैं। ये सब क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। क्या सवाल पूछा जा रहा है कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। मैं आपको सवाल समझाता हूं। सवाल समझाने से पहले आपको बता देता हूं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो अगर आपसे किसी ने बचपन में सवाल पूछा होगा, 9वीं में आपने पढ़ा होगा, किसी ने बार बार आपको बताया होगा कि पैरेललोग्राम क्या है, क्या आंसर दिया था कि सर वो काजू कतली जैसा दिखता है वही पैरेललोग्राम है, ऐसा तो नहीं आंसर किया था। नहीं सर, सर पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बच्चों, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यानी कि अगर मैं एक ऐसा पॉलीगन बनाता हूं ए बी सी डी, तो यहां पे ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल है, जबकि ये वाले साइड आपके इस वाले साइड के पैरेलल है। ये क्या होती है, पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट, पैरेलल। ठीक है सर, आता है हमको पैरेललोग्राम, ज्यादा मत सिखाओ, आप तो सवाल बताओ। तो सवाल सुनना, डायरेक्ट मैं सवाल पे नहीं कूदूंगा, थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा फिर सवाल पे कूदूंगा। तो सिचुएशन बच्चों कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास दूसरी लाइन है, ठीक है, हमारे पास तीसरी लाइन है, ठीक है सर, हमारे पास एक चौथी लाइन भी है। अरे सर कितनी बनाओगे, 4 लाइनें हैं। बच्चों इन 4 लाइनों को, ये चारों लाइनें क्या है, पैरेलल है। दिख रही हैं, नहीं दिख रही है तो मान लो कि क्या है, पैरेलल है। इन 4 लाइनों को इंटरसेक्ट करने के लिए हमने पहली लाइन बनाई, ठीक है, इसी लाइन के पैरेलल, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं, वरना आप बोलोगे कि सर जब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा ही रहे हो तो थोड़ा कलर चेंज करके पढ़ाओ। ये 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइन की पहली लाइन ऐसी आई, ठीक है, इंटरसेक्ट करी। बच्चों इसी पर्पल के पैरेलल एक दूसरी लाइन है, शानदार। इसी पर्पल के पैरेलल एक तीसरी लाइन है, बहुत शानदार। एक और चौथी लाइन भी है, और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता है, कभी खत्म नहीं। यहाँ पे तो मैंने 4 बना दी, आप चाहो तो लो भाई 5वीं बना लो। कुछ ऐसे बच्चों आपके पास सिचुएशन गिवन है,
ठीक है, इंटरसेक्ट किए। बच्चों ये जो लाल कलर से मैंने बनाए हैं ये लाइन भी क्या है, ये लाइन भी आपस में क्या है भाई, पैरेलल है, आपस में क्या है, पैरेलल है। और बच्चों जो पर्पल कलर से या जो भी कलर आपको दिख रहा हो, मुझे नहीं मालूम कौन सा कलर दिखता है आप लोगों को कैमरे में, जो भी ये दिख रहा है ये भी क्या है, ये भी आपके पास पैरेलल है। यानी कि दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पता है छोटे छोटे पॉलीगन बना रही हैं वो, जहां जहां इंटरसेक्ट करते हैं। दिखा आपको, नहीं दिखा, मैं दिखाता हूं, आ जाइए। अगर मैं आपको पॉलीगन दिखाऊं बच्चों, जैसे कि एक पॉलीगन ये बना, देखा क्या आपको, ये देखिए एक दिखेगा, ये अगर मैं नाम रख दूं, ए है, बी है, सी है और डी है, कौन सा पॉलीगन बना बताना। ये जो लाल वाली है नीचे वाली लाल के पैरेलल है, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के क्या होगा, पैरेलल होगा। बिल्कुल सही बात है। सर ये ऊपर से कौन गुजर रही थी, सर पर्पल वाली गुजर रही थी। सर पर्पल वाली भी पैरेलल है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अरे सर ये जो छोटा सा आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये छोटा सा डायग्राम तो एक्चुअली एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया, छोटा सा डायग्राम एक्चुअली एक पैरेललोग्राम हो गया। ऐसा कैसा, अरे यार ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। देखो ना, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, कौन सा डायग्राम बना, पैरेललोग्राम बना। पता है यहाँ पे सवाल क्या पूछा, यहाँ पे तो मैंने आपके लिए सिर्फ 4 लाल कलर की लाइनें बनाई थी और 5 जो है पर्पल कलर की लाइनें बनाई थी। संख्या कम थी, तुम तो गिन भी डालोगे, कुछ लोगों ने गिन लिया होगा। अभी उसने सवाल को बना दिया इंटरेस्टिंग। उसने हमें ये नहीं बताया कि कितनी लाइनें हैं, उसने पता है वेरिएबल के रूप में बोला। उसने बोला कि आपके पास m पैरेलल लाइनें हैं। कितनी पैरेलल लाइनें हैं, m पैरेलल लाइनें हैं। नंबर नहीं बताया, वेरिएबल के रूप में बता दिया। और उसने फिर बोला कि सर आपके पास n पैरेलल लाइनें हैं, यानी कि अब जो पैरेलल लाइनों की संख्या हो गई वेरिएबल के टर्म्स में है। m पैरेलल है और n पैरेलल है, और ये दोनों क्या कर रही हैं भैया, इंटरसेक्ट कर रही है। तो सर बता दो कि कितनी लाइन, कितने पैरेललोग्राम जो है यहां पे बनेंगे। क्या सवाल हुआ कि कितने पैरेललोग्राम यहां पे बनेंगे। तो आपके पास m पैरेलल लाइन है, आपके पास n पैरेलल लाइन है, दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या बताना है, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, इस सवाल का आंसर करने के लिए आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि यार एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए आखिर कंडीशन क्या है, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए आखिर कंडीशन क्या है। तो सर एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, है ना, यही सवाल होगा ना तुम्हारे मन में, भाई एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सुनना, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ठीक है, कोई सा भी पैरेललोग्राम बनाता हूं, तो मेरे को 2 लाल कलर की लाइनें चाहिए। देखो ना जरा, ये एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, हाँ सर बनाया है, तो मेरे को 2 लाल कलर की लाइन चाहिए। और वहीं पे मेरे को पर्पल की भी कितनी चाहिए भैया, मेरे को 2 पर्पल की चाहिए। ये है कंडीशन, ये है समझना आपको कि अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको कितनी लाल चाहिए, आपको 2 लाइनें लाल चाहिए। कलर का चेंज करना भूल गया मैं, माफ करें, सो सॉरी फॉर दैट, कर देते हैं। अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाना चाहते हैं तो 2 लाइनें आपको लाल वाली चाहिए, और अगर उसी पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट भी करना चाहते हैं तो 2 लाइनें पर्पल वाली भी चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है, ऐसा है सिचुएशन। एक पैरेललोग्राम के लिए हमको 4 लाइनें चाहिए। कितनी लाइनें चाहिए, एक पैरेललोग्राम के लिए हमको 4 लाइनें चाहिए। ये 4 लाइनें जो हैं, 2 लाइन आपकी लाल होनी चाहिए, जबकि 2 लाइन आपकी ब्लू, या ब्लू ही दिख रहा होगा, ब्लू होनी चाहिए। सिचुएशन समझे क्या है, ऐसा है। अभी हमारे पास कितनी लाइनें हैं, अभी तो सर हमारे पास m लाइनें हैं पैरेलल और उधर n लाइनें हैं पैरेलल। भैया हमको चाहिए 2-2, है ना, हमको चाहिए 2-2। तो सुनो कहानी सुनो, हमको चाहिए 2-2। तो जो m लाइनें हैं, अब मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूं, और n लाइनें हैं, इन m लाइन में से 2 लाइन चुन लो, और इस n लाइन से भी कितनी चुन लो, 2 लाइन चुन लो। अरे बात समझ आ रही है। अगर मेरे को एक पैरेललोग्राम बनाना है तो दादा मेरे को 2 इधर से चाहिए, 2 उधर से चाहिए, मिलेंगी, कहानी खत्म, बन गया पैरेललोग्राम। तो अब सुनो, सर m से 2 चाहिए, n से भी 2 चाहिए। हाँ जी, m से 2 चाहिए और n से भी 2 चाहिए, कहानी हो जाएगी खत्म, बन जाएगा क्या, पैरेललोग्राम। तो m में से 2 कैसे चुने, सर पढ़ लिया है हमने, MC2 से चुने।
सर n में से 2 कैसे चुने? सर NC2 से चुने। अरे गलत बोल रहा हूं क्या? m लाइन में से 2 लाइन कैसे चुनोगे? MC2। n लाइन में से 2 लाइन कैसे चुनोगे? NC2। अब क्या करोगे? सर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे सर ऐड क्यों नहीं किया? दादा पैरेललोग्राम बनाना है। 2 लाइन चुनने से बन गया पैरेललोग्राम? नहीं सर। इधर 2 लाइन चुनने से बन गया पैरेललोग्राम? नहीं सर। अरे दादा पैरेललोग्राम बनाने के लिए दोनों पार्ट्स क्या हैं? कंपलसरी हैं। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। सर एक ही पैरेललोग्राम बनेगा क्या? ना जी ना। एक्चुअली पता है ये क्या निकला? ये सारे पैरेललोग्राम बन गए, टोटल पैरेललोग्राम बन गए जो हमको बनाने हैं। क्या निकले ये बच्चों? ये आपके टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम जो है यहां पे बन के तैयार हैं। बस इतना ही आपको करना था, बन गए टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। लीजिए तो बच्चों ये था आपका सवाल। सवाल काफी सिंपल था, बहुत ही आसान था, एक लाइन में आंसर है, पर इसको समझने में बात है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी थोड़ी है भाई पैरेललोग्राम पे सवाल आए, सवाल कहीं और भी आ सकता है और तुम जो है कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज ना होना, जो तरीके सिखाए हैं, जो बातें आपसे करी है मैंने, इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और सवाल लाएं? चलिए भाई एक और सवाल लाते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चे को फेल करेंगे। क्या करेंगे? हम बच्चे को फेल करेंगे। चलिए देखते हैं कितने तरीके से हम किसी को फेल कर सकते हैं। तो सवाल हमें कहता है, क्या कहता है? इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल? तो भाई एक एग्जाम है, एक स्टूडेंट है, उसको पास करना है, और पास करने का नियम यह है कि आपको 5 सब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। पर हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने तरीके से पास होगा। पास होने का तो एक ही तरीका है, क्या? 5 में पास हो जाए। हमसे पूछा है कि वो कितने में फेल हो सकता है, कितने में नहीं, वो कितने तरीकों से फेल हो सकता है। तो सुनिए, इसके अलग अलग केसेस मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर उसके पास सब्जेक्ट कितने हैं? भाई उसके पास सब्जेक्ट जो है वो 5 हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं उसके पास। फेल होने के क्या क्या तरीके हैं? अच्छा ये बताओ, पास होने के क्या क्या तरीके हैं? तो पास होने का एक ही तरीका है कि वो 5 के 5 में पास हो। क्या हो? 5 के 5 में पास हो, तभी वो पास माना जाएगा। पर हमको करवाना है फेल। तो अब तरीके देखिए। सबसे पहला तरीका, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए। कितने सब्जेक्ट में फेल हो जाए? भैया वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए। दूसरा तरीका, तभी भी फेल माना जाएगा, एक सब्जेक्ट में भी लुढ़का, वैसे तो पूरा ही लुढ़क गया है ना। दूसरा तरीका, वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, यानी कि 2 के 2 सब्जेक्ट उसके लुढ़क गए, ये दूसरा तरीका है। तीसरा केस आपके पास है कि वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट में लुढ़क गया वो। और चौथा केस ये होगा कि वो 4 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, तब भी वो फेल माना जाएगा ना, है ना। और पांचवा तरीका ये है कि वो 5 के 5 सब्जेक्ट में क्या हो जाए? फेल हो जाए। तो ये पॉसिबल वेज हैं उसको फेल करवाने के। एक सब्जेक्ट में फेल तो भी फेल, 2 सब्जेक्ट में फेल तो भी फेल, 3 सब्जेक्ट में फेल तो भी फेल, और 4 सब्जेक्ट में फेल तो भी फेल, और 5 सब्जेक्ट में फेल तो भी फेल। अब बताओ 5 सब्जेक्ट तो टोटल है, उसमें से हमें एक में फेल करवाना है, तो कितने तरीके होंगे? भाई 5 में से एक में फेल करना है, 5C1। 5 सब्जेक्ट हैं टोटल, उसमें से 2 में फेल करना है, तो 5C2। 5 सब्जेक्ट हैं टोटल, उसमें से 3 में फेल करना है, यानी कि 5C3। 5 सब्जेक्ट है टोटल, उसमें 4 में फेल करना है, यानी कि 5C4। और 5 सब्जेक्ट है टोटल, 5 में फेल करना है, यानी कि 5C5। अब आपको बता रहे हैं कि वो टोटल कितने तरीकों से फेल हो सकता है, तो ऑब्वियसली बच्चों ऐड कर देंगे हम। तो टोटल वेज जो है फेल होने के वो हैं 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3, और फिर है आपके पास 5C4, और फाइनली है आपके पास 5C5। बच्चों कुछ ये प्रॉपर तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, वो बच्चा एग्जाम में फेल हो सकता है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई है, कहीं पे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो ये सवाल हो गया खत्म। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो सवाल समझिए, फिर जवाब बताऊंगा। सवाल ऐसा है कि भाई आपके पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों? तो आप बोलेंगे सर टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ये जो टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं, इसमें से हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। कितने कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है? हमें 5 कार्ड का जो है कॉम्बिनेशन बनाना है। वापस से सुनो, कितने कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है? हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। अब यहां पे एक रूल है। क्या रूल है?
जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उसमें एक एस होना चाहिए, यानी कि एक इक्का होना चाहिए। यानी कि जो 5 कार्ड का आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं उसमें 4 कार्ड कोई से भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन एक कार्ड जो होगा वो कौन सा कार्ड होना चाहिए, आपका इक्का वाला कार्ड होना चाहिए, आपका एस वाला कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सिचुएशन बनेगी। भाई टोटल 5 कार्ड है, उन 5 कार्ड में 4 कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो है एस वाला कार्ड ही होना चाहिए। अब तरीका सुनिएगा, अगर मैं यहां पे सिलेक्शन की आपसे बात करूं तो आपके पास टोटल कितने कार्ड हैं, आपके पास टोटल 52 कार्ड हैं। अगर मैं यहां पे एस वाले कार्ड्स की बात करूं तो इक्के कितने होते हैं, हर एक सूट में एक होता है, मतलब डायमंड में एक, हार्ट में एक, आपके क्लब में एक, आपके स्पेड में एक, यानी कि टोटल 4 इक्के होते हैं। और बाकी जो 48 होंगे नॉर्मल होंगे, 48 + 4 52 हो गए ना, तो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 4 एस होते हैं, बाकी जो 48 होते हैं ऑर्डिनरी होते हैं। अब यहां पे सुनिए, उसने क्या बोला है कि आपको जो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, आपको जो 5 कार्ड सेलेक्ट करना है उसमें 4 ऑर्डिनरी कार्ड होने चाहिए और एक जो है आपके पास एस होना चाहिए, है ना। यहां पे हमने लिख के भी रखा है कि 4 ऑर्डिनरी होना चाहिए, एक एस होना चाहिए। अब 48 में से 4 कैसे सेलेक्ट करोगे बच्चों, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप लिख देंगे 48C4। क्या लिख देंगे आप, 48C4। ऑर्डिनरी 4 है ना, 48 कार्ड्स ऑर्डिनरी, उसमें से 4 48C4। अब इक्के कितने हैं, एक हैं, टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो इसलिए आप क्या कर देंगे 4C1 कर देंगे। बस इन दोनों को क्या कर देंगे आप, बस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही करना था। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई ही क्यों किया, तो भाई हमें टोटल 5 कार्ड चाहिए, तो यहां से हमने 4 चुने, यहां से हमने 1 चुना, तो 4 + 1 5 कार्ड हो गए, इसलिए हमने ओवरऑल क्या किया, मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताया। तो ये प्रोसेस आप अपनाते हैं इस एग्जाम्पल में। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए भाई, तो ये सवाल तो हो गया अपना खत्म। एक और सवाल लेके आते हैं अपन, ये वाला ध्यान से सुनिएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो यहां पे आपको सवाल बोला गया है कि आपके पास 17 प्लेयर है। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए भाई, आपके पास टोटल कितने प्लेयर हैं, 17 प्लेयर हैं। ये जो 17 प्लेयर्स हैं, आपको यहां पे इन 17 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं। 5 प्लेयर क्या है, 5 प्लेयर है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। और बाकी आपके पास कितने प्लेयर्स बचे, बाकी आपके पास 12 प्लेयर बचे, उनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है वो बॉलिंग कर लें, हो सकता है वो बैट भी कर लें, हो सकता है बैट बॉलिंग दोनों कर लें। तो हमें इन 12 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, पर हमें इन 5 के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 17 प्लेयर थे, उसमें से 12 प्लेयर्स जो हैं हमें नहीं मालूम क्या क्या कर सकते हैं वो, पर ये 5 तो है, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, उनको बैट छूना भी नहीं आता है। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 प्लेयर। अब आपको क्या करना है, आपको एक क्रिकेट की टीम बनानी है, यानी कि आपको 11 प्लेयर्स तलाशने हैं, यही होता है ना, आपको क्रिकेट की टीम बनानी है तो 11 प्लेयर्स तलाशने हैं। अब आपको जो 11 प्लेयर्स तलाशने हैं उसमें रूल है कि उसमें कम से कम 4, कम से कम क्या, उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। जो आप क्रिकेट की टीम बनाना चाहते हैं 11 बंदों की, उसमें क्या रूल है कि जो आप 11 बंदों की क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं उसमें 4 बॉलर तो होने ही चाहिए। तो हमें कितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं क्रिकेट की टीम के लिए बच्चों, हमें 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। और इसमें कंपलसरी रूल है कि ये जो 11 प्लेयर्स हैं इनमें 4 प्लेयर तो क्या होने चाहिए, बॉलर ही होने चाहिए। सही बात है ना, बॉलर तो लेके जाओगे ना। और बाकी 7 प्लेयर का क्या, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, हमको उनके बारे में नहीं मालूम। तो सिचुएशन थोड़ी समझ में आ रही है आपको क्या है। अब देखिए भाई, 17 प्लेयर थे, राइट, 17 प्लेयर में से आपके 12 प्लेयर कुछ भी कर सकते हैं, हमको नहीं मालूम। 5 प्लेयर जो है सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं। हमको 11 प्लेयर चुनने हैं। ये जो 11 प्लेयर चुनने हैं इनमें 4 प्लेयर जो हैं सिर्फ और सिर्फ बॉलर होने चाहिए, बाकी 7 प्लेयर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर हमें 4 प्लेयर बॉलर चुनने हैं, कंपलसरी है ना कि 4 प्लेयर तो बॉलर होने ही चाहिए, तो बॉलर तो भैया यही 5 है, इन्हीं 5 में से 4 चुनोगे। तो अगर मैं बॉलर चुनने की बात करूं तो हमने लीजिए बॉलर चुनने के लिए 5C4 कर दिया, 5 बॉलर है उसमें से 4 बॉलर चुन लिए, तो कितना हो गया, तो 5C4 हो गया। अब बात आती है कि ये 7 प्लेयर कहां से चुने। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है ये बच्चों। आपको जो 7 प्लेयर चुनने हैं इसमें नियम है, आपकी टीम में
एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। कितने बॉलर होने चाहिए आपके टीम में? एग्जैक्टली 4, यानी कि 4 से ज्यादा बॉलर नहीं हो सकते। बस ये 4 बॉलर आ गए, खत्म कहानी। तो ये बॉलर वाली सिचुएशन अब खत्म, इसमें से कोई भी सिलेक्शन अब मत करना। क्यों नहीं करना? अरे तुम्हारे टीम में एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए, 4 से ज्यादा बॉलर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो तुमने 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिए ना, तो खत्म बॉलर। तो अब ये 5 प्लेयर्स जो थे जिनमें से सिलेक्शन होना था, उनका काम भी खत्म। उनका काम था 4 बॉलर देना, दे दिया। अब ये जो 7 प्लेयर है ये कहां से चुनाएंगे? 12 में से चुनाएंगे। तो उसके लिए क्या करोगे? 12 में से 7 चुनने हैं, यानी कि 12C7 आप कर दोगे, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ गया। बस इतना ही करना था यहां पे, ठीक है। तो 4 बॉलर चाहिए, तो 5 में से 4 ले लिया, हमारे पास 12 है, उन 12 में से 7 लेने का तरीका 12C7। हमने ये बॉलर्स का कंसिडरेशन क्यों नहीं किया जब एक बार चुन लिया तो? क्योंकि एग्जैक्टली 4 बॉलर है। यहां पे देखिए ना, शब्द लिखा है एग्जैक्टली, कि गिनती के 4, उससे एक ज्यादा नहीं, उससे एक कम नहीं। तो जैसे ही 4 बॉलर चुन लिए, फिर इसका कोई रोल नहीं है आगे की सिलेक्शन में, रोल बस उसका है, ठीक है। इसीलिए हमने बाकी 7 वहां से चुने हैं। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, क्योंकि आपके ये दोनों 11 प्लेयर्स चुनने हैं, तो ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, तो दोनों के लिए तो मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। चलो भाई, ये सवाल समझ में आ गया। बढ़ते हैं एक और सवाल, आसान सवाल है आगे के। ये देखिएगा, अच्छा सवाल है। A committee of 12 person is to be formed from 9 women and 8 men। तो आपको एक कमेटी बनानी है। ये कमेटी जो बनानी है वो 12 लोगों की कमेटी बनानी है। और ये जो 12 लोगों की कमेटी आपको बनानी है वो कितने लोगों में से बनानी है? 9 वुमेन है और 8 मेन है, ठीक है। तो 12 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 9 वुमेन, मतलब 12 लोगों की कमेटी जो बनानी है वो बनानी कितने लोगों में से है? तो 9 आपको मेन दिए गए हैं, नहीं 9 वुमेन दिए गए हैं और 8 मेन दिए गए हैं। इसको अपन फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो है 9 मेन है, जबकि नहीं 9 वुमेन है यार, सो सॉरी, 9 हमारे पास वुमेन है, जबकि हमारे पास 8 क्या है? मेन है। तो टोटल कितने बंदे हो गए? टोटल हमारे पास 17 बंदे हो गए। 9 + 8 टोटल कितने पर्सन है? टोटल हमारे पास 17 पर्सन है। अब ये जो 17 पर्सन है, इसमें से हमें कितने लोगों की कमेटी बनानी है? हमें 12 पर्सन की कमेटी बनानी है। डन। चलो, अब यहां पे कंडीशन है। कंडीशन ये है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? कितने तरीकों से ऐसा किया जा सकता है? इफ एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ कमिटी। और कंडीशन क्या है कि कितने लोगों, कितने वेज में ये कमेटी बनाई जा सकती है? जब आपको 5 वुमेन को हमेशा रखना है, कम से कम 5 वुमेन को रखना है आपकी कमेटी में, ठीक है। मतलब याद हो गया ना एटलीस्ट वाली बात जो अपन ने करी थी कि 5 वुमेन तो हो ही सकती हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि जो आपके 12 पर्सन की कमेटी है इसमें मिनिमम 5 वुमेन्स आनी चाहिए। 6 भी आ सकती हैं, 7 भी आ सकती हैं, 8 भी आ सकती है और 9 भी आ सकती है, पर मिनिमम 5 वुमेन तो होनी ही होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए केसेस बनाते हैं बच्चों। सबसे पहला केस देखना, मैं यहां पे मेन और वुमेन लिख देता हूं। अपने पास कितनी मेन वुमेन है? अपने पास 9 वुमेन है और हमारे पास कितने मेन से? 8 हमारे पास मेन है। अच्छा, क्या है मिनिमम वुमेन्स की संख्या? 5। तो ठीक है, हम 5 से शुरू करेंगे। केस नंबर 1, भाई हमने 5 वुमेन को लेना है। अरे सर हमको तो 12 चाहिए, तो 5 वुमेन ले लिए, तो बाकी 7 क्या ले लेंगे बच्चों? अपन मेन ले लेंगे। सबसे पहला केस क्लियर है ना, मिनिमम एटलीस्ट 5 वुमेन वाला हो गया। अगर केस 2 की मैं बात करूं आपसे, तो अब वुमेन की संख्या बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए हमने 6 वुमेन कर दिया, तो मेन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये भी क्लियर होगा। ऐसे ही यहां पे केस 3 होगा बच्चों, जहां पे हम क्या कर देंगे? वुमेन की संख्या और बढ़ाएंगे, कि हमने बोला कि 7 वुमेन हो गई, तो अब मेंस कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 5 मेन होंगे। देखिए वुमेन कहां तक जा सकते हैं? 9 वुमेन है अपने पास, तो 9 तक अपन ले जा सकते हैं। ऐसे ही केस 4 होगा यहां पे, जहां पे हम 8 वुमेन कर देते हैं, तो मेन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और बच्चों फाइनल केस आएगा अपने पास, 5वां केस, जहां पे हम क्या कर देंगे? वुमेन की संख्या 9 कर देंगे, तो मेन कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 हो जाएंगे। ये 5 पॉसिबल केसेस आपके बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस 4 और केस 5। 5 वुमेन 7 मेन, 6 वुमेन 6 मेन, 7 वुमेन 5 मेन, 8 वुमेन 4 मेन, 9 वुमेन और 3 मेन। प्रोसेस क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। अब हमें क्या करना है? हर एक केस के लिए वेज निकालने हैं, ऑब्वियसली बाद में ऐड करेंगे। तो इस केस के लिए अपन वेज निकालते हैं। देखिए शुरुआत में मैंने बता दिया कि वुमेन्स कितनी है? 9 है और मेंस कितने हैं? 8 हैं। तो 9 में से 5, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा? ये हो जाएगा 9C5। और देखिए इधर तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, क्योंकि 5 और 7 12 दोनों ही पार्ट करना कंपलसरी है। और 8 में से 7 मेन कैसे? 8C7, ये
फर्स्ट केस का आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड केस में आ जाओ जल्दी जरा। यहाँ पे 6 वुमेन चाहिए 9 में से, तो हम 9C6 कर देंगे, और यहाँ पे 6 मेन चाहिए 8 मेन में से, तो यहाँ पे 8C6 कर देंगे। क्लियर है? ऐसे ही थर्ड वाला केस, यहाँ पे क्या है, अपने को 7 वुमेन चाहिए 9 में से, तो यहाँ पे 9C7 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, 8 में से 5 मेन चाहिए ना, तो यहाँ पे हम 8C5 कर देंगे। बहुत शानदार। लास्ट में हम आते हैं, यहां पे है 8 वुमेन, लास्ट मतलब केस फोर्थ है ना, इसमें से 9 में से 8, तो 9C8 हो जाएगा। यहां पे राइटिंग के लिए माफी चाहता हूं। और 8 मेन में से 4 मेन चाहिए, तो हम कर देंगे 8C4। एंड अब आ जाएंगे अपन लास्ट केस पे, इसको यहां लिख देते हैं अपन। चलो 9 में से हमें 9 वुमेन चाहिए, यानी कि आप लिख देंगे यहां पे कि ये हो जाएगा 9C9 मल्टीप्लाइडेड बाय, हमें 8 मेन में से 3 मेन चाहिए, तो यहां पे हो जाएगा 8C3। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अभी सबको क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, है ना। चलो फटाफट ऐड कर देते हैं। तो अगर टोटल वेज आप निकालोगे, क्या निकालोगे, अगर आप टोटल वेज निकालोगे, तो ये जितने केसेस आए हैं इन सभी केसेस को क्या कर दें, आप ऐड कर दें। यानी कि सबसे पहले केस का क्या है, 9C5 मल्टीप्लाइडेड बाय 8C7। और बच्चों ये सब सॉल्व करना पड़ता है ना, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाता हूं, क्योंकि मैंने आपको एनसीआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। तो ये ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में ऐसा लिख के आ जाएंगे, एग्जाम में आपको प्रॉपर सॉल्व करके आना पड़ेगा। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है 9C6 मल्टीप्लाइडेड बाय 8C6, ये सेकंड हो गया। थर्ड वाला क्या है भाई, थर्ड वाला ये है 9C7 मल्टीप्लाइडेड बाय 8C5। ठीक है, और फोर्थ वाला क्या है, ये है 9C8 मल्टीप्लाइडेड बाय 8C4, 9C8 मल्टीप्लाइडेड बाय 8C4, ये आपका फोर्थ वाला हो गया। और फिफ्थ वाला क्या हो गया, जल्दी बता दो। फिफ्थ वाला हो गया 9C9 मल्टीप्लाइडेड बाय 8C3। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास जो है टोटल संख्याएं आ चुकी हैं। बस इतना ही करना है। अभी यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहां पे आपको पूछा है कि ऐसी कितनी कमिटी है जहां पे वुमेन मेजॉरिटी में है, ए वाला, और दूसरा बी वाला जहां पे मेन मेजॉरिटी में है। अब इस चीज को समझिए, तो ए वाले में हमें बोला गया है कि हमें उन कमिटीज की संख्या बतानी है जहां पे वुमेन जो है मेजॉरिटी में है। वुमेन मेजॉरिटी में है मतलब कि वुमेन की संख्या मेन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो देखो जरा कौन कौन से केस में वुमेन की संख्या मेन से ज्यादा है। तो यहां पे केस 1 में तो देखो वुमेन्स कम है, मेन ज्यादा है। केस 2 में दोनों बराबर है, तो मेजॉरिटी तो नहीं हुई। तो केस 3, केस 4 और केस 5 में आप देख सकते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनकी संख्या आपके मेन से क्या है, ज्यादा है। तो आप यहां पे लिख देंगे कि हमारे पास केस 3 है, हमारे पास केस 4 है, और हमारे पास केस 5 है। तो केस 3 का जल्दी बताओ। केस 3 है अपने पास, क्या है केस 3, 7 वुमेन 5 मेन। केस 3 है अपने पास 7 वुमेन 5 मेन। ऐसे ही केस 4 मेरे हिसाब से होगा 8 वुमेन 4 मेन, और केस 5 मेरे हिसाब से होगा 9 वुमेन 3 मेन। ठीक है, और आपको याद होगा कि अपने पास शुरुआत में कितनी वुमेन्स थी, 9 वुमेन्स थी, और मेंस कितने थे जल्दी बताओ, 8 थे क्या, चेक कर लेते हैं अपन। हाँ जी, 8 मेंस थे आपके पास। तो फटाफट केस 1 का आंसर बताइए। तो ऑलरेडी अपन आंसर निकाल चुके हैं वैसे, पर फिर भी निकाल लेते हैं। केस 1 का क्या होगा, 9 में से 7, तो 9C7, और 8 में से 5, है ना। केस 1 का आप सॉरी केस 3 का आंसर आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर यहां से नहीं देखना तो वापस से कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 8 में से 5 तो 8C5। ऐसे ही केस 4 का आंसर आ जाएगा बच्चों 9C8 मल्टीप्लाइडेड बाय 8C4। पीछे पन्ने से देख लेना और जोड़ लेना, मैं वापस से निकाल रहा हूं बस इसीलिए। और फाइनली केस 5 क्या होगा, केस 5 ये है 9 वुमेन, तो 9C9 और आपके पास 8C3, है ना। बस इन सबको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ये आपकी थी वुमेन की मेजॉरिटी वाली, है ना। और यहीं पे बी वाला केस है बच्चों, जहां पे हमें मेन को मेजॉरिटी में रखना है। किसको मेजॉरिटी में रखना है, हमें मेन को मेजॉरिटी में रखना है। तो अगर आप मेन को मेजॉरिटी में रखना चाहते हैं तो क्या, तो उसमें सुनिए, अगर आप मेन को मेजॉरिटी में रखना चाहिए तो मेन की संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा कौन सा केस है, सिर्फ केस 1 ऐसा है जहां पे मेन की संख्या है वुमेन के कंपैरिजन में ज्यादा, 7 मेन 5 वुमेन। बाकी जितने भी केसेस हैं, जैसे कि केस 2 में तो दोनों बराबर हैं, तो मेजॉरिटी वहां पे कोई नहीं है। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केस में तो हमने देखा है कि वुमेन मेजॉरिटी में है। यानी कि मेंस की मेजॉरिटी कब हो रही है, केस नंबर 1 में, जहां पे 5 आपके पास वुमेन थे जबकि 7 आपके पास मेन थे। तो यहां पे वुमेन हो जाएंगी 9C5 और मेंस के चॉइसेस हो जाएंगे
7। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल था बच्चों, बस केस बनाने थे। अगर आपने केस प्रॉपर्ली बना लिए हैं, मुझे नहीं लगता फिर कोई डाउट होगा। ऐसा क्वेश्चन पहली बार अपन नहीं कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे अपन कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, पर क्योंकि नई वीडियो थी इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड इसका भी स्क्रीनशॉट जो है आप ले चुके हैं। चलिए बढ़िया, एक और सवाल खत्म अपना। अब फटाफट हो जाएंगे, अब छोटे छोटे सवाल हैं, ऑलमोस्ट अपनी वीडियो खत्म हो ही चुकी है। ये देखना, एक बढ़िया सा सवाल है। इन अ विलेज देयर आर 87 फैमिलीज ऑफ विच 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इन अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 families are to be chosen for assistant, of which 18 families must have at most 2 children. In how many ways can the choices be made? नहीं समझ में आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए मैं अब आपको समझाता हूं एक एक करके। इसको अगले पेज पे करें डायरेक्ट, चलो अगले पेज पे कर लेंगे डायरेक्ट, सुनते जाना। मैं इंफॉर्मेशन वहां पे पढ़ता हूं और एक्सप्लेन आपको यहां पे करता हूं। तो बच्चों सवाल कुछ ऐसा है कि आपके पास एक विलेज है। क्या है आपके पास? ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक विलेज है और इस विलेज में जो है आपके पास 87 फैमिलीज हैं। क्या है आपके पास विलेज में? आपके पास विलेज में जो है 87 फैमिलीज हैं। स्पेलिंग सही हो चेक कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से 52 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हैं। फैमिली में चिल्ड्रन तो होंगे ना, बच्चे होंगे ना, तो इनमें से कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन? एटमोस्ट का मतलब समझा देता हूं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे, उससे ज्यादा बच्चे नहीं। तो हमारे पास 52 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है। एटमोस्ट का मतलब यह है या तो एक बच्चा भी नहीं होगा, या तो एक बच्चा होगा, या तो 2 बच्चा होगा। 2 से ज्यादा 2 की संख्या को अपन क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में गिवन है, ठीक है। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन वाली? 52। तो यहां पे लिख दीजिए कि भाई 52 फैमिलीज ऐसी है, यहां पे मेंशन कर देंगे कि 52 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे क्या है, जहां पे एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है। लिख देना, एटमोस्ट 2 लिख देता हूं। एटमोस्ट 2 का मतलब समझ लेना, चिल्ड्रन की बात चल रही है। तो 52 फैमिलीज ऐसी है जिसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ भैया, एटमोस्ट 2 हो गया, ज्यादा से ज्यादा तो कम से कम वाला भी होता है। एटमोस्ट का उल्टा क्या होता है? एटलीस्ट। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, एक चीज होती है एटमोस्ट और इसी का जो उल्टा होता है उसको अपन पढ़ते हैं एट लीस्ट। याद आ रहा है? बचपन में पढ़ा था। एक होता है एटमोस्ट, दूसरा होता है एटलीस्ट। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो अगर एटमोस्ट 2 बच्चे वाली फैमिलीज इतनी है तो यहां पे दूसरा केस बनाएगा, पता है कौन सा? एटलीस्ट 2 वाला केस। एटलीस्ट 2 क्या बनेगा यहां पे केस? एटलीस्ट 2 कि कम से कम 2 बच्चे वाली फैमिली कितनी है। तो कैसे निकालोगे भाई? टोटल 87 फैमिलीज थी, अब 52 फैमिलीज के पास तो एटमोस्ट 2 थे, तो जो एटलीस्ट वाले होंगे वो 87 में से क्या करेंगे? हम 52 घटाएंगे, तब हमारे पास क्या आएंगे? वो फैमिली आएंगी जिनमें एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। तो चलिए घटा दीजिए। तो यहां पे 7 में से 2 घटाएंगे 5, 8 में से 5 घटाएंगे 35। तो यहां पे ऐसी 35 फैमिलीज आएंगी। 35 ही आएंगी ना? एक बार चेक कर लो, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा हूं क्या? 7 में से 2 घटाया तो 5, 8 में से 5 घटाया तो 3, सही तो है, कहां गड़बड़ की? तो ऐसी बच्चों 35 फैमिलीज हैं जिनमें कितने मिनिमम चिल्ड्रन है? एटलीस्ट 2 मिनिमम चिल्ड्रन है, ठीक है। चलिए अभी अपन क्वेश्चन के मेन पॉइंट पे आते हैं। इन अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब एक प्रोग्राम आया जिसमें के लिए हमें 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन, और हमें उसके लिए कितनी फैमिलीज चूज करनी है? 20 परिवार, 20 फैमिलीज जो है हमें चूज करनी है। ऑफ विच एटलीस्ट 18 फैमिलीज मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इन हाउ मेनी वेज कैन द चॉइसेस बी मेड? अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली सवाल में बोला गया। भाई एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, उस में असिस्टेंस चाहिए होगा, उसमें काम चाहिए होगा, परिवारों को चुनना पड़ेगा। तो उसमें हमें 20 परिवारों को चुनना है। कितने परिवारों को चुनना है? हमारे पास 87 फैमिलीज थी, अब इस 87 फैमिलीज में से हमें कितने परिवारों को चुनना है? हमें 20 परिवारों को चुनना है, ठीक है। कितने परिवारों को चुनना है भैया? 20 परिवारों को चुनना है। और यहां पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि जब आप 20 परिवार चुन रहे होंगे तो कंडीशन उन्होंने मेंशन ये करी है, इसमें से एटलीस्ट 18 परिवार वो होने चाहिए जिनमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है। क्या बोला है कंडीशन? कि भैया जो 20 परिवार आप चुन रहे हैं इनमें से 18 परिवार, एटलीस्ट कम से कम 18 परिवार वो होने चाहिए, 18 फैमिलीज वो होने चाहिए जिनके पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है। भाई आपके पास यहां पे 52 फैमिलीज थी एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन वाली, ठीक है।
अब आपको 20 परिवार चुनने हैं पूरे गांव से। कंडीशन ये है कि ये जो 20 परिवार आप चुनेंगे, इनमें से 18 परिवार मिनिमम ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट कंडीशन है मिनिमम 18 परिवार ऐसे होने चाहिए जो इधर से आते हैं, एटमोस्ट 2 से आते हैं। तो उसके लिए केसेस ढूंढने पड़ेंगे। तो यहां पे सबसे पहला केस देखना, समझ में आएगा। केस 1 ऐसा होगा कि भाई 18 परिवार कहां से हो गए, इधर से एटमोस्ट वाले से, और 2 परिवार कहां से हो गए, एटलीस्ट वाले से। ठीक है, ये मैं एटमोस्ट वाले लिख रहा हूं, लिख देता हूं, ये मैं एटमोस्ट वाले लिख रहा हूं, जबकि ये मैं किस वाले लिख रहा हूं, एटलीस्ट वाले लिख रहा हूं। देखते जाना भाई, 18 परिवार मैंने एटमोस्ट वाले से ले लिए और 2 परिवार मैंने एटलीस्ट वाले से ले लिए। 18 + 2 20 ले सकता हूं ना। क्वेश्चन में बस इतना बोला था कि 18 मिनिमम होने चाहिए एटमोस्ट से। अच्छा, कोई दूसरा केस भी बन सकता है? हाँ जी सर बिल्कुल। क्या केस बन सकता है कि सर 19 परिवार जो है आप एटमोस्ट वाले से ले लें, है ना। क्या गलत बोला मैंने भाई? उसने बोला है मिनिमम 18 रखने हैं एटमोस्ट वाले से, तो मैंने बोला ठीक है यार, मिनिमम 18 है ना, तो 19 तो आ ही सकता है। अभी 20 चुनने, एक परिवार बच गया, तो मैंने बोला एटलीस्ट वाले में से क्या करो, तुम एक परिवार रख लो। पर कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। कोई बोलेगा भाई उसने बोला है कि एटलीस्ट 18, तो तू 18 भी रख सकता है, 19 भी रख सकता है, और तू चाहे तो 20 के 20 परिवार तू एटमोस्ट वाले से उठा ले। तो इधर से कुछ चुनने की कोई जरूरत है क्या? आप नहीं, खत्म ना। 20 के 20 परिवार तो अपने एटमोस्ट से उठा लिए, तो उधर से कितने उठाने हैं? एक भी नहीं उठाने हैं। तो ये 3 केसेस बनेंगे। अब इन तीनों केसेस को सॉल्व कर दीजिए। ऑलरेडी मैंने एटमोस्ट फैमिलीज बता दी हैं, एटलीस्ट फैमिलीज बता दी हैं। अभी 18 चाहिए हैं, 52 टोटल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 52। जस्ट अ सेकंड, देख लो भैया, पहले देख लो। 52 फैमिलीज है एटमोस्ट वाली, उसमें से कितनी चाहिए? 18 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे यहां पे 52C18। क्लियर है। अब यहां पे एटलीस्ट वाली कितनी है? 35 है, उसमें से कितनी चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए। तो हम यहां पे क्या कर देंगे 35C2 कर देंगे। सिमिलरली यहां पे आ जाइए भाई, एटमोस्ट वाली कितनी है? 19 है, तो 52 में से हमने कितनी चुन ली? 19, तो 52C19। और एटलीस्ट वाली कितनी है? 35 है, उसमें से कितनी चाहिए? 1 चाहिए, तो 35C1 कर दिया। सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस, अभी हमें 52 में से कितनी चाहिए एटमोस्ट में? 20। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, हम 52C20 कर देंगे। और यहां पे एटलीस्ट वाली में से कोई भी नहीं चाहिए, यानी कि हम 35 में से क्या चुन लेंगे बच्चों? 0। 35C0। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमें इन सारे केसेस को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो अगर हम सारे केसेस को ऐड करेंगे, तो बस ऐड कर दो फटाफट। हमारे पास भाई क्या क्या है? हमारे पास है, पहला केस है हमारे पास 52C18 वाला, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था 35C2 वाला। दूसरा केस क्या है हमारे पास? ये वाला 52C19 35C1। दूसरा केस है 52C19 मल्टीप्लाइडेड बाय 35C1। और लास्ट केस क्या है? लास्ट केस ये है 52C20। लास्ट केस है 52C20 मल्टीप्लाइडेड बाय 35C0। बस इनको सॉल्व करके, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आपके पास क्या होंगी? आ जाएंगे। तो बस यही सवाल था। एक बार देख लीजिए फ्लो चार्ट। 87 फैमिलीज थी, उसमें एटमोस्ट वाली 52 थी, तो एटलीस्ट वाली हमने निकाल दी। 87 में से 52 घटा के उसके बाद हमें 20 फैमिली चुननी थी, जहां पे कंडीशन ये थी कि एटमोस्ट में से 18 आनी चाहिए। तो हमने पहला केस बनाया 18 2 का, अगला बनाया 19 1 का, और लास्ट बनाया 20 0 का। बस यहाँ पे संख्याएं आपको गिवन थी, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, लास्ट में सबको ऐड किया, आंसर हमें मिल गया। तो बस बच्चों इस वीडियो में तो इतना ही था। कॉम्बिनेशन पे 2 पार्ट में मैंने वीडियोस बनाए। पार्ट 1 में कुछ सवाल किया करवाए, पार्ट 2 में कुछ सवाल करवाए, और मिला के ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 90 to 95% वैरायटी जो है मैंने यहां पे कवर कर दी है। फिर भी सर 2-4% तो बच ही जाता है। तो अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे हम। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? जहां पे एक्सरसाइज 7.5 जो है उसको सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद वहां पे एक और टॉपिक बचता है बच्चों, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यानी कि अब उन टॉपिक को उठा के लाएंगे जहां पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन साथ में आ जाए। अभी तक जो अपन ने सिचुएशन चीजें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं, उन हर एक कॉन्सेप्ट में क्या था? हमने पहले परम्यूटेशन अलग पढ़ा, फिर हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा। तो एक वीडियो बनती है जहां पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या हो, जुड़ जाए। तो एक वीडियो, इनफैक्ट अगली वाली वीडियो जो होगी वो होगी मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसमें अपन ज्यादा से ज्यादा 5-6 सवाल करेंगे, जहां पे कुछ सवाल, मतलब एक ही सवाल के अंदर परम्यूटेशन भी लगेगा और उसी सवाल के अंदर कॉम्बिनेशन भी लगेगा। ये कब होगी? ये बात होगी अगली वीडियो की। और उसके बाद
एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस क्वेश्चन और आपका काम खत्म। ठीक है, तो ये बाकी के आगे की स्कीम रही। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक याद रखना भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जाते जाते भाई आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म से आप बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हो। इसका यूट्यूब चैनल है, इसका वेबसाइट है, साथ में इसका क्या है, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है। हर जगह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, फॉर्म के लिंक है उसको क्लिक करना, अपनी डिटेल्स फिल इन करना, तो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। बाकी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स आप मैग्नेट ब्रेन्स पे एंजॉय करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और इतने सारे कोर्सेस हम आपके लिए लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा मिक्स प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट Magnet Brains and take care.